हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी फीड। आज की क्लास में हम लोग पीटी 365 शुरू करेंगे। पीटी 365 के इंटरनेशनल रिलेशंस का ये फर्स्ट लेक्चर है। सी, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस आर यूजुअली करंट अफेयर्स बेस्ड, so दैट इज व्हाई पीटी 365 इज अ गुड सोर्स टू कवर। बट हाउ मच टू कवर एंड उसमें कितना पढ़ना जरूरी है, दैट यू नीड टू नो। दूसरा, करंट अफेयर्स में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो जो ट्रीटीज न्यूज में है या जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में है, ठीक है, वहां पे आप लोगों को उन ऑर्गेनाइजेशंस का और उन ट्रीटीज के बेसिक्स पे भी बात करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू डू द स्टैटिक सेगमेंट, बट ओनली जो भी चीज न्यूज में है, ठीक है ना। सो विल ट्राई कि हम लोग इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना कैसे है वो सीख जाएं। अब देखो, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टेक अप दीज थ्री टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं? जहां पे कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बायलैटरल रिलेशंस। तो इंडिया के रिलेशनशिप्स में क्या क्या हुआ है, कोई नए ट्रीटी साइन हुई है, अग्रीमेंट साइन हुआ है, वगैरह वगैरह। और तीसरा प्लेसेस इन न्यूज। सो प्लेसेस इन न्यूज, ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं। या तो जैसे मैंने बताया, इधर द क्वेश्चंस विल आर गोइंग टू बी ऑन ट्रीटीज एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डायरेक्ट प्लेसेस से क्वेश्चन आता है दैट दिस प्लेस वाज इन न्यूज। फॉर एग्जांपल, प्लेसेस लाइक दारफूर, ठीक है, प्लेसेस लाइक यूक्रेन में जो प्लेसेस हैं, सेवेस्तोपोल पोर्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सी, द फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा। तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सिक्योरिटी काउंसिल पास किया रेजोल्यूशन कि पैलेस्टाइन को एक मेंबर रख लो, ठीक है। बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन की कुछ वैल्यू नहीं होती, इट ओनली हैज अ व्हाट, एक पॉलिटिकल वेट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं? दीज आर बाइंडिंग। फाइन। उसके बाद रिजोल्यूशन डज नॉट ग्रांट पैलेस्टीनियन फुल मेंबरशिप बट रिकॉग्नाइज, सिर्फ उसको रिकॉग्निशन मिला, तो ये हमारी काम की नहीं है। न्यूज एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि एक नया मेंबर अगर यूएन में आना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले वो एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करेगा? सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कहाँ काम करता है? यूएन सेक्रेटेरिएट। तो अब यूनाइटेड नेशन के आप लोगों को बेसिक भी पता होनी चाहिए दैट यूनाइटेड नेशन इज बेसिकली हैविंग 6 ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विच एक्ट्स लाइक अ पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे कि 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स बैठते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये जो बॉडी है ये रिडंडेंट है क्योंकि दिस वाज मेड कि ट्रस्ट टेरिटरीज होती थी कुछ, ठीक है, उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब तक वो टेरिटरीज मतलब आजाद नहीं हो जाती हैं, डीकोलोनाइज नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको पूरे ये ट्रस्टीशिप ट्रस्ट के रूप में यूनाइटेड नेशन उसको रूल करता था। देन वी हैव द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट इज लाइक अ ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो आप लोगों का सेक्रेटरी जनरल होता है वो किसको हेड करता है? वो इसी को हेड करता है, ठीक है। आवर करंट सेक्रेटरी जनरल इज हु? एंटोनियो गुटरस। ही इज फ्रॉम पोर्चुगल। एंड ये भी न्यूज में रहे थे काफी क्योंकि इसराइल की गाजा वाली ऑक्यूपेशन के खिलाफ he had been very much vocal about it. Then the last and the sixth organ of United Nations is ICJ, that is International Court of Justice. चलो, अब ये सब इसमें आ ही जाएंगे, बट यहाँ पे मेन बात क्या बतानी थी हमें, करना क्या था, दैट स्टेट जो है वो एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करे? ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट में ही तो करेगा, ठीक है। तो यूएन सेक्रेटेरिएट में करेगा कि भाई हम ऐसे ऐसे यूएन चार्टर की कमिटमेंट्स को मान रहे हैं। यूएन चार्टर जो है 1945 में साइन होता है, जिसके बाद की ये आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनती है, राइट। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या? अब एक एप्लीकेशन को क्लियर होने के लिए फिर वो जाएगा ऊपर, 9 आउट ऑफ 15 अफर्मेटिव वोट्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 9 वोट्स चाहिए, बट क्या है, कोई वीटो ना लगाए, राइट। तो नो अफर्मेटिव वोट, बट इवन इफ वन वीटो, यार मान लो 14 मेंबर्स आर विलिंग, बट कोई भी एक P5 का मेंबर या एब्सटेन करेगा तो कोई इशू नहीं है, बट अगर वो वीटो करते हैं उस प्रपोजल को, देन वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो प्रपोजल आगे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद है ये फिर
अब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जनरल असेंबली से अप्रूवल मिलेगा। 2/3 मेजोरिटी वोट विल बी नीडेड इफ रिकमेंडेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। तो वहां पे कितना वोट चाहिए हमें? 2/3। जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है वैसे ही जनरल असेंबली होता है, हम जनरल असेंबली को भी देखेंगे। सी मेंबरशिप इफेक्टिवनेस क्या है? मेंबरशिप बिकम्स इफेक्टिव अपॉन अडॉप्शन ऑफ दिस रेजोल्यूशन। तो ये जब दोनों रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिए जाएंगे उसके बाद आप मेंबर बनोगे। फाइन। अब आ जाइए, क्विक ओवरव्यू क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 1945। अमंग द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, तो एक चीज तो ये याद रखो कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की। दूसरा, ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट, सभी के सभी यहाँ मेंबर है और सभी के पास क्या है? वन वोट, वन कंट्री वन वोट। उसके बाद है ईच मेंबर स्टेट हैज वन वोट, डिसीजन आर ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज बाय 2/3 मेजोरिटी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्या, इफ वी हैव टू गेट अ न्यू मेंबर, अगर नया मेंबर चाहिए देन हमें कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद है इसके सेशंस कहाँ होते हैं? रेगुलर सेशंस होते हैं सितंबर वगैरह के आसपास, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंसी रोटेट करती है एनुअली, एनुअली इसका प्रेसिडेंट अलग अलग बनता है फ्रॉम द 5 ज्योग्राफिक जोन्स। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फंक्शंस क्या क्या। अब ये देखो, रेजोल्यूशन पास करेगा, बट ये रेजोल्यूशन क्या होंगे? नॉन बाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन ऑन द अदर हैंड आर बाइंडिंग इन नेचर। उसके बाद देखो, इलेक्ट मेंबर्स, ये इलेक्ट करते हैं नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स। जो परमानेंट 5 हमेशा रहेंगे, बट उसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट कर रहा है? उनको आप लोगों का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करेगा। इसके अलावा ये इकोसोक के मेंबर्स भी इलेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो, आईसीजे में जो जजेस होते हैं वो भी साइमल्टेनियसली इलेक्ट होते हैं फ्रॉम बोथ योर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज वेल एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये बजट भी अप्रूव करते हैं, सैंक्शन करते हैं, यूनाइटेड नेशन बजट को असेस करेंगे कि उनके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कितना कितना है और ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा वो है। अब यहाँ करंट अफेयर्स में क्या है? सी यू हैव टू रिमेंबर पैक्ट फॉर द फ्यूचर क्या है? ये यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, एट द यूएन समिट फॉर फ्यूचर। अब इसके अंदर क्या होगा? वही वही बातें हैं कि हम 21st सेंचुरी के चीजों को क्या करेंगे, वही टेक्नोलॉजी की बात कर लेंगे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेंगे, डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें जाने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर किसका है? यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है और दिस इज बाय यूएन समिट फॉर फ्यूचर। अब नाउ द क्वेश्चन कैन बी कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर इज इन न्यूज, और इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में था? तो ईयू, ओईसीडी, ब्रिक्स या यूएन। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो उसी उसी अप्रोच से इसको पढ़ो केवल कि पैक्ट ऑफ द नेचर किसका है? यूनाइटेड नेशन, दैट इज इट। उसके बाद बात करते हैं दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बात की विद इन द यूएन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड मटेरियल होगा ना, वो सारे मसले कौन रिजोल्व करेगा? ये बॉडी रिजोल्व करेगी। नाउ दिस इज लाइक अ कैबिनेट, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक देश में क्या होता है कि महत्व जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कैबिनेट लेगी, बट इन द एंड हमें पार्लियामेंट का जस्ट फॉर द नेम से अप्रूवल चाहिए। तो यही केस यहाँ होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन विल बी टेकन बाय यूएनएससी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बहुत जेनेरिक फंक्शंस करती है जैसे हमारे पार्लियामेंट करता है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस किस को इलेक्ट किया है यहाँ पे? अब इस साल के लिए जो इलेक्शन हुए थे, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ठीक है। अगर आप लोग देखो ध्यान से तो ये सभी अलग अलग मतलब एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल बी योर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, ये साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक को। डेनमार्क विल बी योर, ग्रीस विल बी योर ईस्टर्न यूरोप, और डेनमार्क आपका वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल जो हम लोगों ने देखा, तो हर साल एवरी ईयर 5 नए मेंबर के लिए चुनाव होता है, ठीक है। एंड दीज मेंबर्स की टर्म क्या होते हैं? 2 years, ठीक है। सो यूएनएससी होल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए, यूएन चार्टर में ये स्टैब्लिश होता है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? ये नाउ सी, ये 5 हो गई। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किसको इलेक्ट करेगी? यूएनएससी के मेंबर्स को 2 साल की टर्म के लिए। बट क्या होगा? एवरी ईयर, हर साल क्या होंगे? 5 मेंबर इलेक्ट होंगे। अब जैसे ये जो हो गए हैं, दीज विल बी, अब इन वालों के लिए इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन लास्ट ईयर भी इलेक्शन हुआ था, उनकी टर्म कहाँ होगी? नेक्स्ट ईयर में खत्म हो जाएगी। तो ये जो 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स इस बार इलेक्ट हुए हैं, तो इनकी टर्म नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, मतलब बात क्या है कि एवरी ईयर इलेक्शन टेक प्लेस फॉर 5 मेंबर्स। अब यहाँ देख लो, ये जो 10 हैं इसके अंदर आप लोगों का वो क्या है? अब 3 अफ्रीका से आते हैं, 2 एशिया से आते हैं, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। अब अदर की इफेक्ट क्या हो सकते हैं? डिसीजन बाइंड, इसके जो डिसीजन होते हैं, अब सिंपल सी बात है भाई, दैट इज द ओनली इंटरनेशनल अथॉरिटी जो कि कोर्सिव डिसीजन भी ले सकती है, सैंक्शन लगा सकती है, ठीक है ना। आप लोगों के पास मिलिट्री यूज भी कर सकते हैं,
तो ये सारी पावर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। इंडिया 2021 और 22 में इसका मेंबर था और इंडिया 8 बार मेंबर बन चुका है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ कॉमन प्लेज इनिशिएटिव में। ये क्या था? कॉमन प्लेज इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च एट अ यूएनएससी डिबेट ऑन, किस चीज से रिलेटेड है? वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। कॉमन प्लेज क्या है? इट इज डिजाइन टू ब्रिंग टुगेदर मीडिएटर्स, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी फॉर एंगेजमेंट ऑफ वुमेन इन द पीस प्रोसेसेस। तो जो भी पीस प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर वुमेन को बीच में एक स्टेक होल्डर बनाना, ठीक है? बिकॉज जब भी वुमेन फेस द मैक्सिमम ब्रंट ऑफ वायलेंस हो गया या एनी अदर इश्यूज व्हेन इट कम्स टू दीज वॉर जोन्स, तो वहां पे वुमेन की पर्सपेक्टिव को आगे रखना वो इनका काम है। तो वो उसके लिए ये कॉमन प्लेज इनिशिएटिव था। अब देखो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स क्या होते हैं? दिस इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ अ, ये समझ लो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ना कुछ मिलिट्री, हमने देखा था कि हम ये मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फाइन। तो इनके जो मिलिट्री मैन होंगे वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, कि भाई वो पीस कीपिंग फोर्स है, ये लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये पीस मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये जो पीस कीपर्स हैं ये यूजुअली कहाँ से होते हैं? आप लोगों के डेवलपिंग कंट्रीज से होते हैं। ठीक है? इंडिया हिस्टोरिकली देखे तो इंडिया के लार्जेस्ट है, बट अभी के टाइम पे मैक्सिमम किस देश के हैं? बांग्लादेश के। सो और अब ये देखो कि द मेंबर्स जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस को रेगुलेट कौन कर रहा है आप लोगों का? P5 या और प्लस में 10 वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो किसके हैं? वो है आप लोगों के डेवलपिंग कंट्रीज के। सो दिस शोज द डाइकोटमी। यहाँ पे इशू है। ठीक है? दिस इज द क्लैश कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहां के वो लोग ऑलरेडी हैं, जो देश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द ट्रूप्स, उनको से नहीं है इन कि वो कहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा, किस तरीके से काम होगा, ठीक है, क्या एसओपी रहेगा, वो सब। तो अब यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, दिस इज ग्रुप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? नथिंग बट इट इज अ एक डेटाबेस है। तो लॉन्च, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज अ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई थी इंडिया ने 2022 में? टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट ब्लू हेलमेट्स। तो इन्हीं को ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं। ब्लू हेलमेट्स आर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को पीस एस्टेब्लिश करने के लिए रखा जाता है। ठीक है? अब इसके बाद क्या है? इन्होंने एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है कि वो क्राइम वगैरह को रिकॉर्ड करेगा। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है? क्योंकि उस डेटाबेस का हमारे पास कुछ नाम वगैरह नहीं है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स याद करना है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किस कॉन्टेक्स्ट में याद शुरू हुआ है। अब यहाँ देखो, ये 1948 में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन वेस्ट एशिया से शुरू होता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का सफर। ये कंट्रीज को ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट से लेके पीस तक। तो अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है? कंसेंट। एक तो दोनों पार्टीज जो होंगी ना उनकी कंसेंट होनी चाहिए कि भाई ठीक है ये डिप्लॉय कर दो। सिमिलरली दूसरी चीज है इम्पार्शियलिटी, कि ये किसी एक, अब जैसे सूडान में, सूडान वर्सेस साउथ सूडान, देयर इज अ सिविल वॉर, और अगर वहां पे हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करते हैं तो ये ना तो इसकी साइड लेगी ना तो इसकी साइड लेगी। दूसरा, ये भी और ये दोनों कंसेंट देंगे कि भाई प्लीज ये यहाँ पे हमें डिप्लॉय कर दो फॉर आर बेटरमेंट। ठीक है? और नॉन यूज ऑफ फोर्स, तो फोर्स का यूज केवल सेल्फ डिफेंस में होगा वरना नहीं होगा। तो ब्लू हेलमेट, क्योंकि वो ब्लू हेलमेट बोलते हैं इसलिए उनको बोलते हैं ब्लू हेलमेट। अच्छा, अब इसके बाद है यूनाइटेड नेशन, अब सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमिन करेगी, मैंने आप लोगों को बताया डिप्लॉयमेंट कहां से होगा। बजट और रिसोर्सेज कौन अप्रूव करेगा? इनके जनरल असेंबली। एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लाइज टू पे रिस्पेक्टिव शेयर टुवर्ड्स पीस कीपिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एट यूएन। ठीक है? अब अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये याद रखना है कि भाई इसको डिप्लॉयमेंट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरी चीज है कि इसको एक नोबेल प्राइज भी मिला है 1988 में। अच्छा, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एन ऑल वुमेन यूनिट। सबसे पहले किसने भेजी थी? लाइबेरिया में, इंडिया ने 2007 में। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएनपी के कंट्रीब्यूटर्स है। ठीक है? सिंपल। अब यूनाइटेड नेशन के जो मेन वाले थे वो हम लोगों के हो गए हैं। ठीक है? अब यूनाइटेड नेशन में कुछ वो दुनिया भर की फालतू ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बट ये हमें इसलिए करनी है क्योंकि ये न्यूज में थी। तो जैसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, अब ये क्या करता होगा भाई? एशिया पैसिफिक में इकोनॉमिक और सोशल चीजें देखता होगा। तो इसने रिपोर्ट ये वाली कर दी है। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1947 एज इसकैप। उसके बाद है इसकी मेंबरशिप कितने हैं? लगभग 53 नेशंस। और ये फोरम फॉर द गवर्नमेंट टू डिस्कस दीज टाइप ऑफ इश्यूज। ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नाउ सी, ये सही है। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को पहले जो यूएनसीटीएडी होता था, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो हम बात करते हैं 1970s में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज आती है। ठीक है? कि यहाँ पे क्या है? दैट यूएनसीटीएडी
में सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह जो है ना, उनको अभी एक से होना चाहिए इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा में है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1946 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको स्टैब्लिश करती है। अभी ये क्या है? इट हैज बीन रीब्रांडेड एट, अब इसका नाम बदल के हम लोगों ने क्या रख दिया है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है ये डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है कि वो इंटीग्रेट कर पाए ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है। 195 नेशन है, इंडिया इसका मेंबर रहेगा बिल्कुल। अब इसकी रिपोर्ट्स याद करनी पड़ेंगी। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एलडीसी रिपोर्ट। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि डेट मैनेजमेंट, अब वही बात है कि डेट मैनेजमेंट अगर हो रहा है योर डेवलपिंग कंट्रीज का, तो उसमें हेल्प कौन करेगा? ये यूएनसीटीएडी करेगा, बट अब इसका नाम बदल दिया है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि अब इसका नाम सिर्फ यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट अप इज यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम। अब भाई सप्लाई चेन फोरम में क्या होगा? भाई हम सप्लाई चेन को बचाने की कोशिश करेंगे। एक ही देश पे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। जैसे चाहे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने रियलाइज किया दैट सप्लाई चेन्स शैल बी डाइवर्सिफाइड, कि एक जगह से अगर आपका इनपुट नहीं आता है तो दूसरी जगह से आ सकता है ना। तो इनॉग्रल एडिशन कहाँ पे हुआ? ये बारबाडोस, और इसने नहीं, काम का नहीं है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, अब ये क्या, ये डिसरप्शन को मैनेज करेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन है उनको एड्रेस करने के लिए, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो सकते हैं। हम सप्लाई चेन क्यों, रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। जब इसराइल और गाजा में शुरू शुरू में लड़ाई हुई, तब हमारी ऑयल की और जो हमारा सामान जा रहा था पर्शियन गल्फ के आसपास, वो वाली सप्लाई चेन में इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है ना। अब सिर्फ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम का काम ये है, ये हम लोग इजीली गेस भी कर सकते हैं। लॉन्च द मैनिफेस्टो फॉर इंटरमोडल लो कार्बन एफिशिएंट फ्री ट्रांसपोर्ट। नो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये सब अल्ट्रा वीक चीजें हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली इंटर से क्वेश्चन आना इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी। देन देखो G4 नेशंस, G4 इज, ये बढ़िया है। G4 नेशन कौन कौन है? ये देखो, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये जो चार देश हैं, दे वांट कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म, ये स्पेसिफिकली ये अपने लिए डिमांड कर रहे हैं एक परमानेंट सीट, ठीक है ना। तो ये चारों देश देखो कि ये इकोनॉमिकली, डेमोग्राफिकली, ये देश जो है वो दे रिप्रेजेंट कि हाँ, दे शैल गेट सम से इन योर वर्ल्ड के लेवल पे डिसीजन मेकिंग में इनका एक से होना चाहिए, ठीक है ना। बट ये जो रिफॉर्म्स है, दिस हैज बीन लॉन्ग पेंडिंग। तो ये इनका प्रपोजल क्या है? दे प्रपोज कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप 25-26 कर दी जाए। अभी कितनी है? 15, विद 6 परमानेंट एंड 4-5 न्यू परमानेंट। तो ये कह रहे हैं कि 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स होनी चाहिए, 6 नए परमानेंट मेंबर्स, 4 तो हम खुद हैं, और ये कहेंगे कि 2 अफ्रीका वगैरह से ले लो, ठीक है ना। तो इसके बाद दूसरा एक ग्रुप है जो कि इनको अपोज करता है। अब भाई इंडिया को अपोज कौन करेगा? पाकिस्तान, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट प्राइमरीली ये जो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप है, उसके अंदर 4 जो इनके रीजनल राइवल्स है ना, जैसे इंडिया का रीजनल राइवल हो गया पाकिस्तान, ब्राजील का रीजनल राइवल हो गया आप लोगों का ये अर्जेंटीना, ठीक है। जापान का रीजनल राइवल हो गया साउथ कोरिया, जर्मनी का रीजनल राइवल हो गया स्पेन वगैरह, ठीक है। तो ये जो देश हैं, इन बहुत सारे देशों ने मिलकर क्या बनाया, ये G4 की रिक्वेस्ट को अपोज करने के लिए ये फोरम बनाया, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। दे वांट कि कंसेंसस हो पूरा, सभी जिनके ऊपर सभी मेंबर्स अग्री करें ना, उन्हीं को ही परमानेंट सीट मिले। अब कंसेंसस ये लोग होने ही नहीं देंगे, राइट। फॉर एग्जांपल कंसेंसस इंडिया की कैपेबिलिटी पे या इंडिया की सीट पे हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान अपोज करेगा, ठीक है, और चाइना भी अपोज करेगा। तो ये बोल रहे हैं कंसेंसस वाली अप्रोच। सो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जस्ट ये याद रखना है कि भाई ये इंडिया वगैरह को अपोज करने के लिए, और G4 के तो मेंबर्स याद भी करने हैं। अच्छा, इसी को कॉपी क्लब भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सी, हम लोगों ने बात की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, ये किसके अंदर है? ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, बट ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये आप लोगों का अलग है। ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एंड ये आप लोगों का 1998 में रोम स्टैट्यूट बनता है, ठीक है, जो कि इन फोर्स कब आते हैं, कब से शुरू होता है काम करना? 2002 से। यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर 124 स्टेट पार्टीज हैं, एंड आईसीजी में कौन पार्टीज हैं? 193। जितने भी सब यूएन के मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आईसीजी के मेंबर्स हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, एक स्टेट ही जा सकता है, एक स्टेट के खिलाफ ही कोई केस लड़ा जाएगा, ठीक है। आईसीसी में ऑन द अदर हैंड कि इंडिविजुअल्स पे भी केस हो जाते हैं, जैसे कि अभी व्लादिमीर पुतिन पे केस जो चल रहा था,
वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चला था फॉर द वॉर क्राइम्स, ठीक है। तो क्राइम ऑफ एग्रेशन, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, इन सब के लिए जो केस होंगे वो कहाँ होंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। अच्छा, क्या इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ जा सकती है? नहीं जा सकती। और क्या इंडियन के ऊपर केस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू आईसीसी। फाइन। अच्छा, अब ये देखो, ये दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। एक तीसरा भी है यहाँ पे, वो उसको हम बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। वो इनसे बहुत पहले से बना हुआ है, दैट इज फॉर आर्बिट्रेशन, वो कोई कोर्ट नहीं है। तो लाइक कोर्ट, उसकी जो जजमेंट होती है उसका, अब जैसे आईसीजे की जो जजमेंट होती है, दैट इज वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ में बाइंडिंग है, बट इट डिपेंड्स ऑन यूएनएससी की यूएनएससी उसको मतलब यूएनएससी उसकी एनफोर्समेंट पे ज्यादा ध्यान देगा या नहीं देगा, वैसे वो बाइंडिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे होते हैं लगभग 18 जजेस इन आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। पीसीए इज ऑल्सो इन हेग। आईसीसी में क्या है, 18 जजेस होते हैं, 9 ईयर नॉन रिन्यूएबल टर्म होगी, 3 डिवीजन होते हैं, ठीक है, नहीं घुसना इतना, बस 18 जज याद करने हैं, 9 ईयर टर्म। यहाँ पे 15 जज है, 9 ईयर टर्म। कौन इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इधर वो लोग साथ में वोट करते हैं, ठीक है। वोट होगा साइमल्टेनियसली, बट ये अपना अलग बैठ के वोट करेंगे। तो जनरल असेंबली में वोटिंग होगा, मतलब एक ही समय पे वोटिंग होगा, बट यूएनएससी वाले अपने उधर बैठ के करेंगे, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपने एरिया में बैठ के करेंगे। अच्छा, अब इसके केसेस क्या हो सकते हैं? इट कैन होल्ड इंडिविजुअल को क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो अरेस्ट वारंट निकाला था वो आईसीसी ने निकाला था व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। फाइन। सो अगर पुतिन किसी भी आईसीसी वाली कंट्री में जाते हैं जिस जो कि इस पे सिग्नेटरी है, देन दैट कंट्री वाज ओब्लाइज्ड टू अरेस्ट हिम, ठीक है। ये होता है इसकी मतलब आईसीसी के अरेस्ट वारंट इशू करने का ये मतलब होता है। आईसीजी के रूल क्या चीजें होते हैं? कुछ तो कंटेंशियस केसेस होते हैं जहाँ पे कि वो स्टेट्स के बीच में होते हैं, दूसरे इनकी एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो लोग क्या करेंगी, दे विल बी टेकिंग अप इसकी आईसीजी की वो, दे टेक देयर हेल्प एंड एडवाइजरी कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो ब्रिक्स समिट, द लेटेस्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन कजान, रशिया। फाइन। तो ब्रिक्स क्या है? दिस वाज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील, ठीक है, उसने इसको कॉइन किया था। बेसिकली ये है आप लोगों की एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी थी ये उस टाइम पे। सो 2001 ऑनवर्ड्स, 9/11 होने के बाद देयर वाज अ स्कूल दैट थॉट कि भाई यूएस की पावर जो है ना, दैट इज नाउ गोइंग टू डिक्लाइन, ठीक है। और बिकॉज इसके काफी सारी रीजंस थे। एक तो दिस 9/11 के कारण उसकी एक हेजेमोनिक जो पूरी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का दैट वाज जो पूरा शो ऑफ था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो है वो इस टाइम पे ग्रो कर रही है। इंडिया ग्रो करता है, इंडिया 1991 में ओपन कर देता है अपनी इकोनॉमी। चाइना वाज ग्रोइंग, ठीक है। और आप लोगों का रशिया, आउटरीच अपनी बढ़ा देता है। वील सी कि कैसे G8 जो है वो 1998 में बनता है, यानी कि रशिया इज नाउ ओपन टू वेस्ट। तो रशिया भी अपनी इकोनॉमी वगैरह को ओपन करे। सो उसने ये निकाला कि ब्रिक्स समिट है, क्योंकि इन कंट्रीज के पास डेमोक्रेसी भी है, नॉट डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी भी है, डेमोग्राफी माने कि बढ़िया डिमांड भी है, और उसके बाद भी प्रोडक्शन वगैरह में भी ठीक जा रहे हैं। तो दैट इज वाई ये ब्रिक वाली टर्म का वो कोइन इस वजह से किया। अब ये शुरुआत कब होती है इसकी? फर्स्ट आउटरीच समिट वाज 2006, दिस वाज ऑन द साइडलाइंस ऑफ योर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। लेकिन पहला ब्रिक्स का स्पेसिफिक समिट कहाँ होता है? रशिया में 2009 में। 2010 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा 2024 में 5 नए मेंबर आते हैं, वैसे तो 6 मेंबर्स आने थे यहाँ पे, लेकिन अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना फिर एंड मोमेंट पे मना कर देता है। तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ये जो 5 हैं, ये 5 नए मेंबर्स हैं जो इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं। इंडोनेशिया हैज बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। इंडोनेशिया भी इसका एक मेंबर बन चुका है। इसके बाद क्या है, सऊदी अरेबिया ने अभी तक फॉर्मल डिसीजन बनाया नहीं है। उसके बाद है ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज कौन सी है, ये हमें नहीं करनी है। सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दैट दिस डू नॉट हैव अ सेक्रेटेरिएट। अच्छा, यहाँ पे है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज सेटअप इन द फोर्टालीजा समिट इन ब्राजील 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई। तो प्लीज ये याद रखना कि एनडीबी इज रिलेटेड विद ब्रिक्स, पहली चीज। और दूसरी चीज कि एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है। लेकिन ब्रिक्स का खुद का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसकी वजह से हर साल जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जैसे जैसे रोटेट होते हैं, दिस इज सिमिलर टू G20। G20 का भी अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, तो G20 के समिट्स भी एवरी ईयर अलग अलग जगह पे होंगे। देन वी हैव द कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। नाउ दिस इज
ये आईएमएफ वाला फंक्शन है कि आप लोगों के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह जो होते हैं ना, उससे बचने के लिए कंटिजेंसी में आपको कुछ पैसे की जरूरत हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए। उसके बाद है ब्रिक्स का ग्रीन एक्सचेंज इनिशिएटिव। ये क्या था? रशिया लेड इनिशिएटिव था। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिक्स पे इज ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सर्विसेज। ठीक है। तो ये अभी जब से ट्रम्प आए हैं, उसके बाद भी ये इश्यूज हो रहे हैं कि क्योंकि ट्रम्प ने बोला है कि अगर ब्रिक्स वाली कंट्रीज डॉलर से हटती हैं, ब्रिक्स पे का क्या मतलब है कि वो डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है, देन ट्रम्प उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। ठीक है। बाकी वट वी नीड टू रिमेंबर इज एनडीबी। एनडीबी के हेडक्वार्टर्स, ब्रिक्स के कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, और ब्रिक्स के ये जो 5 नए मेंबर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यू कैन मेक सम न्यूमोनिक टू डू दिस। E2I2U ऐसे कर लो। ठीक है। ये तीनों उससे ही वोवल्स हैं ये, और इससे याद भी हो सकता है। टी, यू फॉर यूएई, आई फॉर इंडोनेशिया एंड ईरान, E2 मीन्स इजिप्ट एंड इथियोपिया। नेक्स्ट इज आसियान। अब देखो आसियान भी इंपॉर्टेंट है एक। सो आसियान में क्या होता है? आसियान कब स्टैब्लिश होता है? 1967 में, बाय द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन या बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसमें 5 मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बट ओवर टाइम ये 10 मेंबर्स हो चुके हैं। इवन तिमोर लेस्टे हैज, मतलब उसने इसको ऑफिशियली, उसने सारी कमिटमेंट्स वगैरह पूरी कर दी हैं टू बिकम अ मेंबर, और उसको इन प्रिंसिपल एडमिट कर लिया है। ठीक है। इन प्रिंसिपल का मतलब अगर वो एग्जाम में आएगा, टिल नाउ आप बोलोगे कि 10 ही मेंबर्स है, लेकिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है कि वो उनके सारी आसियान मीटिंग्स में और जो भी समिट्स भी होंगे उसके अंदर भी वो पार्ट ले सकता है। बट उसको कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज और होंगे जो मीट करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर उसके अडॉप्ट करने के बाद तिमोर लेस्टे को फुल मेंबरशिप दे देंगे। राइट। उसके बाद अब आ जाओ दिल्ली डायलॉग्स। नाउ ये 5 तो हो गई इसके, चलो। अच्छा, ये 5 मेंबर्स के अलावा 5 मेंबर्स और हैं इसके, आसियान के। वो कौन से हैं? वो है CLMV। ठीक है। दिस इज योर कैम्बोडिया, लाओस, M फॉर म्यांमार है, मलेशिया ऑलरेडी हो चुका है देखो, म्यांमार, वियतनाम, B फॉर ब्रुनेई। ठीक है। तो 5 मेंबर्स तो ओरिजिनल वाले आप लोगों का, ये सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है। जो जो मेन मेंबर्स थे, अब आप लोग देखो सभी बड़े वाले मेंबर्स पहले ही आ गए थे। ये CLMV की सारी छोटी छोटी कंट्रीज थी, ये लोग एंड में आएंगे, बाद में ये ओवर द टाइम आई है। और अभी तिमोर लेस्टे की बात चली है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद है दिल्ली डायलॉग। क्या है? दिल्ली डायलॉग इज एनुअल ट्रैक 1.5 फोरम फॉर डिस्कसिंग इशू। अच्छा, ट्रैक 1.5 फोरम का क्या मतलब होता है? देखो डिप्लोमेसी जो है ना, वो कई टाइप से हो सकती है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है जो आप लोगों की गवर्नमेंट के लेवल पे होती है। राइट। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो कि आप लोगों की गवर्नमेंट के लेवल पे होती है, ऑफिशियल रहती है सारी चीज। बट अब जैसे हम लोग देखें अगर तालिबान के साथ, जो हमारा है गवर्नमेंटल लेवल पे, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोगों ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होता है? जो कि आप लोगों की अनऑफिशियल कॉन्टेक्ट के बेसिस पे होती है। अनऑफिशियल कॉन्टेक्ट। राइट। और या फिर नॉन ऑफिशियल एक्टर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइन। सो ट्रैक 1.5 इज इन बिटवीन दैम, कि ऑफिशियल प्लस नॉन ऑफिशियल जब साथ चलती है। ठीक है। तीसरा एक और होता है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, दैट इज योर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, यानी कि पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी। फाइन। अब ट्रैक 3 डिप्लोमेसी का एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जो आप लोगों के एनजीओ वगैरह हैं, जैसे फाइन, इंडिया का एनजीओ दूसरे देश में काम करे, या वो जो सोरोस वगैरह की का ये आए दिन चलता रहता है। सो वट ये चीजें क्या करती हैं कि इंडिया के अंदर जो थिंक टैंक्स वगैरह है, वो भी तो पॉलिसी मेकिंग में, डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिसर्च पेपर निकालते हैं। ठीक है। डिस्कशंस करते हैं, पॉलिसी एनालिसिस देते हैं। तो ऑल ऑफ दिस बिकम्स व्हाट, कि पीपल टू पीपल लेवल पे या इस लेवल पे क्या डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक है। सो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है? दिल्ली डायलॉग क्या है? एक ट्रैक 1.5 डिप्लोम वो है, ट्रैक 1.5 एनुअल इवेंट है, जिसके अंदर मतलब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों चीजें होंगी। अच्छा, अब इसके डायलॉग पार्टनर याद करने पड़ेंगे हमें, बिकॉज ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है। एक तो RCEP समझने में, और दूसरा ईस्ट एशिया समिट करने में। ईस्ट एशिया समिट इज नथिंग बट पूरे 10 आसियान के मेंबर प्लस 8 उसके डायलॉग पार्टनर। अब 8 डायलॉग पार्टनर देखो कैसे हैं। तो आसियान के साथ ये समझो कि आसियान विश्व का सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इट इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। ठीक है। तो इस वजह से
इनके साथ जो मतलब डायलॉग करने हर कोई आना चाहेगा। ठीक है, अब देखो, और वो हम लोग करेंगे कैसे, यहाँ देखो। तो इनके साथ सबसे पहले मतलब यूएस भी विलिंग होगा, तो यूएस को बैलेंस कौन करेगा, रशिया भी आ जाएगा फिर। इंडिया भी विलिंग होगा, और इंडिया को बैलेंस कौन करेगा, चाइना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, बट ऑस्ट्रेलिया का छोटा भाई न्यूजीलैंड कहीं पीछे नहीं रहेगा, तो ऑस्ट्रेलिया जहां जाए ना हर ग्रुपिंग में न्यूजीलैंड पे। सो इवन फाइव आईज इफ यू सी, तो फाइव आईज में भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों है, राइट। इसके अलावा यूएस, यूके, कनाडा। बाकी ठीक है, फाइव आईज हम बाद में देखेंगे, वो भी न्यूज में ही है शायद। बट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गई, और चौथा जो है वो है आप लोगों के, ये भी दोनों, साउथ कोरिया और जापान। इनका लव हेट रिलेशनशिप है। ठीक है, एक तरफ हम लोगों ने देखा कि कैसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस में साउथ कोरिया, ये दोनों क्या है, इनके ब्रॉडली ब्रॉडली जो है, दे आर वेरी वेरी गुड। मतलब एक तरीके से बुद्धिस्ट कनेक्ट भी है भाई दोनों में। दोनों ही देश डेमोक्रेटिक हैं, एंड सॉर्ट ऑफ यूएसए के ब्लॉक से हैं, और कैपिटलिस्टिक है। बट इनमें क्या है, रीजनल राइवलरी तो है ना। ठीक है, सो द थिंग इज कि भाई, एरिया का जो चौधरी होगा वो तो कोई एक ही हो सकता है। तो बेशक ये दोस्त हैं, तो अब इसमें इसलिए इश्यूज भी हैं इनके बीच में, साउथ कोरिया और जापान। तो ऐसा टेरिटोरियल इश्यूज इतने नहीं है। बट द थिंग इज कि भाई, रीजनल राइवल तो एक बन सकता है। अब इंडिया चाइना में द प्राइमरी इशू क्या है, या यूएस रशिया में। अब यूएस रशिया की कोई वैसी लड़ाई तो है ही नहीं टेरिटोरियल, वहां इशू क्या है, सारा इशू कोल्ड वॉर था ही। तो मतलब कोल्ड वॉर का बेसिस क्या था कि भाई, कौन हु इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड। तो वही केस यहाँ है कि इनको अपने अपने रीजन में मेन वो बनना है। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज लाइक वो उसका एक छोटे भाई की तरह है। ठीक है, तो इसीलिए ये है। तो अब ये 8 जो है ये हो गए। सो नाउ यू, अब आसान बिल्कुल ये है कि ये सारे के सारे आप लोगों के हैं, ये ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें से आप लोग सिर्फ 3 निकाल दोगे, तो आप लोगों के आरसीईपी के मेंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब आसियान का एक फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट है, एफटीए जो हम बात करते हैं, कि उनके अंदर वो लोग फ्रीली ट्रेड करेंगे। आई बात समझ में। तो आसियान के फ्री ट्रेड एरिया में इनमें से कौन कौन से मेंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्री ट्रेड एरिया, आप ये समझो फ्री ट्रेड एरिया कहाँ होगा, जो बिल्कुल उसके आसपास लगता होगा। ठीक है, तो यूएस की उससे कुछ बाउंड्री नहीं है, रशिया की भी कुछ खास आसपास नहीं है। तो यूएस रशिया को छोड़ के ये सारे उसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। समझो, फ्री ट्रेड पार्टनर्स। अभी मैं आरसीईपी पे नहीं आया हूँ। फाइन, तो एफटीए पार्टनर्स ये हैं। तो अब ये क्या नाम है, इन लोगों ने बोला, आसियान ने बोला कि भाई आप सभी की हमारे साथ इंडिविजुअल पार्टनरशिप है एफटीए में। सो क्यों ना हम इस पार्टनरशिप को बड़े लेवल पे ले जाएं। और 2019 के आसपास उन्होंने बोला कि हम लोग, मतलब ये जो ये चल रहे थे 2014 से ही, ठीक है, नेगोशिएशन। बट आरसीईपी फॉर्मुलेट कब हो जाता है, 2019 में। बट इंडिया एंड टाइम पे इससे बाहर निकल जाता है। तो इंडिया को भी निकाल दो अगर, तो वो क्या है, अब उसके एफटीए पार्टनर्स में इंडिया है, क्योंकि आसियान और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2002 में साइन हो गया था। ठीक है, बट आरसीईपी में क्या है आप लोगों का, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान। तो आरसीईपी में 10 आसियान कंट्रीज प्लस 5 ऑफ दीज। सो नाउ यू नो कि एक हमारे पास आसियान का ग्रुप बन गया। उसके बाद है, आसियान के बाद हम लोगों ने क्या किया, ईस्ट एशिया समिट, जिसके अंदर थोड़े से और हैं वो वाले मेंबर्स। ठीक है, और आसियान आसियान के पूरे मेंबर्स और ईस्ट एशिया समिट के कुछ मेंबर्स मिलके बना रहे हैं आरसीईपी। इस तरीके से कुछ ये बनेगा। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इजी, इफ यू रिवाइज दिस 2-3 टाइम्स तो ये वाली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, अब आसियान के इनिशिएटिव्स क्या क्या है। एक तो है उनका रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसमें 27 मेंबर्स हैं, 10 आसियान मेंबर स्टेट्स, उनके कुछ डायलॉग पार्टनर्स, प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग कोऑपरेशन वगैरह के लिए। आसियान फ्यूचर फोरम, अब देखो ये 27 मेंबर्स हैं, हमें नहीं करने हैं। जितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो सारा हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब ये आसियान वाला एरिया है, सी दिस इज योर म्यांमार। तो ये इंडिया की बाउंड्री से लगता है। तो म्यांमार, थाईलैंड, ये कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम। तो ये जितने भी हैं, ये सारा ये वाले एरिया ने इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था इसको, और ब्रूनेई ने। उसके अलावा में आप लोगों के मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इन पांचों ने शुरू में ही कर दिया था। और इनके बीच में ये वाला एरिया क्या है, दिस इज योर
साउथ चाइना सी, यहाँ पे यहीं पे ही वो डिस्प्यूट होते हैं, पैरासल आइलैंड्स वगैरह वो सारे यही हैं, ठीक है। तो इसीलिए आसियान इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज न्यूज में रहता है ज्योग्राफिकली भी। अच्छा, अब आसियान फ्यूचर फोरम क्या है? दिस वाज proposed in 2023. इट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल आसियान मेंबर स्टेट एज वेल एज पार्टनर कंट्रीज टू शेयर न्यू आइडियाज वगैरह शेयर करने के लिए, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है। अच्छा, अब ASEAN+3 का कोऑपरेशन क्या? ASEAN+3, अब उसमें 3 मेंबर होंगे, चाइना, जापान और कोरिया, ठीक है, बस। उसके बाद है इंडिया इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ADMM। अब एक होती है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, अब ये नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर 10 आसियान के देश के डिफेंस मिनिस्टर बैठ के बातें करेंगे। बट दूसरी तरफ है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, इसके अंदर जो है इंडिया भी है, इसके अंदर उसके ये सारी 8 पार्टनर्स जो डायलॉग पार्टनर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी कंट्रीज है। तो ADM प्लस प्लस में क्या है? इंडिया है। उसके बाद है इंडिया आसियान के की जो रिलेशनशिप है वो कैसी है? अच्छा भैया, अब इंडिया बनता है समिट लेवल पार्टनर, का मतलब होता है सी, सबसे पहले तो डायलॉग पार्टनर, यानी कि आप दोनों के बीच में डायलॉग होगा, मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन होगा, फाइन। समिट लेवल पार्टनर होता है कि मोदी जी भी आके मिलेंगे उनके हेड से। सो समिट लेवल पार्टनर होता है कि एनुअली आप लोगों के समिट्स जब होंगे ना, तब हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे आपकी मुलाकात होगी। और उसके बाद क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है 2013 में। अब हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, सोलर एक्सरसाइज है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो ईस्ट एशिया समिट यहाँ आ गया। ईस्ट एशिया समिट कब होता है हमारा? जकार्ता में हुआ है। जकार्ता इज अ प्लेस इन इंडोनेशिया। अब ये बनता कब है? अब यहाँ देखो इसके 18 मेंबर थे, ये वही है जो हम लोगों ने बात कर ली। अब दिस इज अ लीडर लेड फोरम, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज के लिए, एंड बट ओनली थिंग न्यू क्या है? वो 1967 में बन रहा है। आसियान इज फॉर्म्ड इन 1967 जकार्ता में, एंड ये कहाँ बन रहा है? कुआलालंपुर मलेशिया में। उसके बाद आसियान इंडिया का ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, ठीक है। अब ये कब साइन हुआ है? 2009 में, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए। बट इंडिया का क्या है? ट्रेड डेफिसिट है, तो आसियान के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। अच्छा, अब RCEP को ज्वाइन नहीं करने का एक रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया में डेयरी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, फाइन। तो हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की डेयरी इंडस्ट्री से हमारी फार्मर्स को खतरा था। दैट वाज द मेन रीजन। उसके अलावा भी रीजन थे। अब चाइना डंपिंग कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा अगर एक FTA बन जाएगा तो इन सभी कंट्रीज में भी FTA बन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सिर्फ आसियान नहीं, विद इन दीज कंट्रीज भी, तो इसीलिए इंडिया एंड टाइम पीस से बाहर निकल गया था। देन वी हैव द सार्क। अब सार्क भाई वो एक रिडंडेंट सी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, 1985 में ये बनती है, ढाका में इसके हेडक्वार्टर्स है। इसके अंदर आप लोगों का जो भी साउथ एशिया का ये रीजन है वो सारे इसका पार्ट है। अफगानिस्तान इसको लेटर ज्वाइन करता है 2007 में, बाकी सब इसमें शुरू से मेंबर्स हैं। इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस ये वाली कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ही रिडंडेंट है। इसका लास्ट जो समिट हुआ था वो 2014 में हुआ था काठमांडू में, ठीक है। उसके बाद आज तक इसका कोई समिट नहीं हुआ है। 2016 में द समिट वाज सपोज टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान, लेकिन उरी अटैक, इफ यू पीपल रिमेंबर, उरी अटैक हो गया था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने फिर उस समिट से रिकॉल कर लिया था। उसके बाद से इसका समिट हुआ ही नहीं है। एक बीच में वर्चुअल मीटिंग होती है कोविड के टाइम पे इसकी, बट एज सच कुछ ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट क्या है? अब RBI ने अनाउंस किया करेंसी सार्क के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, जिसके अंदर ये आप लोग अपनी इकोनॉमी में पढ़ते हो कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए दो देश क्या करेंगे? अपनी अपनी करेंसी एक सेट रेट पे, जो पहले ही सेट होगा, ठीक है, एंड देन री एक्सचेंज कर देंगे उनको बाद में फिक्स रेट पे। अब इसमें क्या कुछ टेक्निकलिटीज है उसमें नहीं घुसना है, बस ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है कि मान लो मेरे पास डॉलर है, डॉलर क्यों, इंडिया के पास रुपये हैं जैसे, और यहाँ दूसरी हमारी कंट्री ले लो श्रीलंका, श्रीलंकन रुपी है, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और फिर कुछ टाइम के बाद वापस एक्सचेंज कर देंगे। अब इससे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होता होगा भाई, वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट बैठ के ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, ये खेल तो है नहीं। तो बट वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली दिस मच शैल बी इनफ। अब इसके बाद है अदर सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब इंडिया ने और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसके साथ किया? ब्रिक्स के साथ, इंडिया जापान का तो है ही, उसके बाद US वगैरह, ठीक है, यूएई वगैरह के साथ भी है। उसके बाद है अदर की फैक्ट्स ऑन सार्क। सार्क के क्या है? डिसीजन इज टेकन ऑन बेसिस ऑफ यूनानिमिटी, यानी कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता है। सी सिमिलर अप्रोच इज टेकन अप इन WTO, बट WTO में ऐसा होता है कि कंसेंसस हो जाए तो ठीक है, कि हम लोग वोटिंग भी लेंगे, बट दैट विल बी लास्ट स्टेज। यहाँ पे क्या है कि डिसीजन यूनानिमिटी के बेसिस पे होते हैं। उसके बाद क्या है? बाइलेटरल और कंटेंशियस इश्यू को एक्सक्लूड किया हुआ है। ये तो इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने ये काफी ज्यादा समझदारी लगाई कि हम लोग बाइलेटरल और कंटेंशियस इश्यूज, यानी कि अब वरना सार क्या बन जाता, इंडिया पाकिस्तान के लिए बैटल ग्राउंड बन जाता कि आए दिन इन लोगों के ये कश्मीर डिस्प्यूट डिस्कस होता रहता, या कोई भी और डिस्प्यूट, यही सब चलता रहता। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई बाइलेटरल मुद्दे अपने खुद समझाओ,
यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रीजनल कोऑपरेशन के लिए मिले हैं, तो पूरी साउथ एशिया से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम करेंगे। अच्छा, अब ये लार्जली डिसफंक्शनल है, 2016 से ही मैंने बता दिया, उरिया टेक के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज थी। सम की सार्क की इनिशिएटिव क्या है, साफ्टा। साफ्टा इज अ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका जो ये दिस हैज नॉट बीन रियलाइज्ड, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल था वो रियलाइज नहीं हुआ है, प्राइमरीली क्योंकि इन देशों में आपस में ट्रेड ही बहुत कम है। अब जैसे इंडिया का आसियान के साथ ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया आसियान के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, इंडिया यूएई के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, बट विद इन साउथ एशिया इंडिया इज नॉट हैविंग ट्रेड एट दैट लेवल, ठीक है। उसके बाद है सार्क का फूड बैंक 2007 में, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिंग सर्विसेज 2010 में, इंडिया लॉन्च साउथ एशिया सैटेलाइट ऑल्सो। उसके बाद है बिम्स्टेक। नाउ सी, बिम्स्टेक को आप लोग किसी के सार के ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। बिम्स्टेक का चार्टर अब क्या है, फोर्स में आ चुका है, जो कि 2002 में साइन हुआ था। एक्चुअली में बिम्स्टेक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बिम्स्टेक 1997 में ये बनता है, बट दिस वाज स्टार्टेड एज बिस्ट एक्ट, तो इससे आप लोगों को इसके मेंबर्स याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। दिस इज बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। अब इसके बाद इसको म्यांमार ज्वाइन कर लेता है, देन इट बिकेम बिम्स्टेक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसको दो मेंबर्स और ज्वाइन करते हैं। इंडिया क्या करेगा ना, इंडिया इज लाइक, अब जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बड़े भाई छोटे भाई वाली भूमिका है, तो इंडिया के केस में वो भूमिका किसके साथ है, नेपाल और भूटान के साथ। इंडिया हर जगह इन दो को घुसा देता है, ठीक है। तो इंडिया ने यही किया 2004 में, नेपाल और भूटान आ जाते हैं। तो अब जो ये पूरा नाम था, इस ये नाम अब कितने एम जोड़े, कितना एन जोड़े वगैरह, तो इसीलिए इसका नाम बिम्स्टेक ही रखा, बट उसकी फुल फॉर्म बदल दी इन्होंने, जस्ट लाइक योगी जी डज। तो इन्होंने किया क्या है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म इज बाइलेटर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि ये सारी कंट्री जो है बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है। आप देख लो, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। अब विद द एंडोर्समेंट ऑफ चार्टर बाय द नेपाल, सभी चार्टर्स ने अब इसको रेटिफाई कर दिया। अच्छा, अब 2002 में क्या होता है, इसका अभी तक चार्टर साइन नहीं हुआ था, राइट। हम लोगों ने एक बात की थी कि यूनाइटेड नेशन का जैसे चार्टर 1950 में साइन हो गया था, ठीक है, जैसे और उसके बाद फिर वो फोर्स में आ जाता है, तो इसी तरीके से बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन 1997 में फॉर्म हुई, 2004 में ये लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया, इसका नाम बदल दिया, बट इसका चार्टर जो है वो देख लो कितनी लेट 2022 में जाके कहीं अडोप्ट किया हम लोगों ने। अच्छा, विद द एंडोर्समेंट ऑफ चार्टर बाय द नेपाल, नेपाल वाज द लास्ट वन टू डू इट, और मई के अंदर क्या है, सभी ने रेटिफाई कर दिया, अब सभी देशों ने रेटिफाई कर दिया, तो क्या बन गया, अब ये बिम्स्टेक हैज बिकम, मतलब इसका जो चार्टर है वो फंक्शनल हो चुका है। नाउ सी, 1997 मेंबरशिप एक्सप्लेन कर दी मैंने। ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, वही वही टूचे मुझे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनके उसके अंदर घुसना नहीं है। मेजर प्रोजेक्ट्स क्या है, मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। प्रिंसिपल क्या होंगे भाई, अच्छा, प्रिंसिपल भी ना हर ऑर्गेनाइजेशन के लगभग सिमिलर होंगे। अगर आप लोगों ने अपना पढ़ते हुए मीन्स के लिए जब आप करते हो, तो देन यू डू द पंचशील। तो पंचशील में क्या है भाई, हम लोग एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस, तो वही चीजें होती है कि इंटरनल अफेयर्स में नहीं करना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सोवरेन इक्वालिटी, ये प्रिंसिपल्स सभी में ही है, कॉमनवेल्थ में भी यही है, बिम्स्टेक में भी यही है, सार्क में भी यही है, ठीक है। अब इसके 7 फोकस एरियाज है। नाउ आप लोगों को फोकस एरियाज अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट ये याद करने की जरूरत है दैट दिस इज हैविंग 7 फोकस एरियाज। पीपल टू पीपल हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर, ठीक है। बिम्स्टेक की एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी होती है, फाइन। नाउ लेट अस कम टू क्वाड। क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वाड की समिट अभी जो लेटेस्ट समिट का हुआ था विल्मिंगटन यूएस में, दिस वाज अ लीडर्स लेवल समिट। अब देखो, यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किया है स्ट्रेंथन यूएस इंडिया, यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कोऑपरेशन या क्वाड एक्ट। तो स्ट्रेंथनिंग क्वाड एक्ट किस कंट्री ने पास किया, अब आप लोगों को पता होगा, इंडिया तो करेगा नहीं। तो ऐसे भी जो भी नॉन टेरिटोरियल चीजों पे एक्ट पास करने वाला एकमात्र देश यूएस ही है। मतलब कहीं पे दूसरे देशों में जो मर्जी हो रहा हो ना, वो उसके ऊपर भी टैक्स, वो उसके ऊपर अपने उसमें लो पास कर देते हैं। ताइवान के ऊपर लो पास किया हुआ है उन्होंने, तिब्बत के ऊपर उन्होंने पास किया हुआ है। तो ऐसे नॉनसेंसिकल एक्ट्स अगर वो पूछे तो वो यूएसए ही पास करता है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। देन ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अटेंडेड द क्वाड लीडर समिट, ठीक है। अब इसके अंदर किया क्या है उन्होंने, क्वाड कैंसर मूनशॉट, अब ये नाम से ही पता लग जाएगा आप लोगों को। क्वाड कोर्स फॉर फ्यूचर पार्टनरशिप, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक टू मैक्सिमम टूल्स, क्वाड एट सी ऑब्जर्वर, भाई ये यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। पोर्ट फॉर फ्यूचर में सस्टेनेबल पोर्ट होंगे, ग्रीन पोर्ट बन जाएंगे सर्विकल कैंसर के लिए। सो ऑल ऑफ दिस इज मतलब स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स पे क्वेश्चन स्टेट बीसीएस वगैरह में आता है, यूपीएससी में नहीं आता है।
अब चलिए ये जो एक्ट है यहाँ देखो कि अभी से एक्ट का क्वाड एक्ट जो यूएसए ने पास किया है, ये क्या है? इसमें 4 मेंबर्स के लिए फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए ये है क्वाड की इंटर पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट प्रोग्रेस ऑफ द क्वाड वर्किंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे 6, अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्वाड के अंडर क्या है। देखो क्वाड को जो एशियन नेटो के नाम से जो क्रिटिक करता है वो है चाइना। चाइना इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट कि यहाँ पे इंडिया और ये सारी कंट्रीज इंडो पैसिफिक में ये कर रही हैं। बट क्वाड इज अ डायलॉग। तो क्वाड इज अ, पहली चीज तो ये सिक्योरिटी इज जस्ट वन डायमेंशन। ठीक है, तो सिक्योरिटी इज नॉट द ओनली डायमेंशन, दैट इज इंडिया हमेशा यही जवाब देता है चाइना के इस तरीके के क्रिटिक्स के बारे में कि सिक्योरिटी केवल एक ही डायमेंशन है, बाकी हम लोग हेल्थ में भी कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी, इनके 6 लीडर लेवल के वर्किंग ग्रुप्स है। हेल्थ के ऊपर है, क्लाइमेट के ऊपर है, क्यूचैम इन्होंने लॉन्च किया था क्वाड क्लाइमेट चेंज के लिए, एडेप्टेशन मिटिगेशन, सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम देख लो। मैरीटाइम के अंदर आप लोगों की मालाबार एक्सरसाइज आ जाएगी। तो मालाबार एक्सरसाइज क्या है? ठीक है, इसके अंदर ये आप लोगों की जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये मिलके मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करते हैं, ये 4 देश। अब इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर में ये करेंगे और साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, इसके बाद है क्विक ओवरव्यू क्या है क्वाड का। क्वाड इज अ प्लूरिलेटरल फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा मल्टीलैटरल एक होता है, बाइलैटरल। बाइलैटरल है जहां पे 2 देश इन्वॉल्व है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना, यूएस रशिया, वो बाइलैटरल लेवल पे हो गया। प्लूरिलैटरल इज जो बाइलैटरल से तो ज्यादा है और मल्टीलैटरल से कम है। ठीक है, तो मल्टीलैटरल तो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं यूएन, डब्ल्यूटीओ, इन सब के लेवल पे, क्योंकि उधर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बट ठीक है, प्लूरिलैटरल ये जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में बनती रहती है ना, दीज आर योर प्लूरिलैटरल फ्रेमवर्क। अब इसके बाद ये देखो स्क्वाड। अब स्क्वाड और क्वाड में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट स्क्वाड बेसिकली आप लोग देखो, क्वाड में जो है यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। स्क्वाड में भी यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन क्वाड है तो 4 मेंबर यहाँ भी होंगे, यहाँ पे 2 जो मेंबर है, अच्छा हाँ सॉरी, जापान भी है। सो जापान इज कॉमन, बट केवल इंडिया को छोड़ के इसमें फिलीपींस ले लिया स्क्वाड में। ठीक है, सो स्क्वाड में इंडिया को छोड़ के फिलीपींस ले लिया, बाकी सब सेम है तीनों क्वाड वाले। उसके बाद है, अब इसका नाउ सी, अब ये अगर हम लोग देखें कि इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, वही होगा प्री ओपन इंडो पैसिफिक। इसकी टाइमलाइन क्या है? 2004 में सबसे पहले ना, जब इंडियन ओशन में सुनामी आती है 2004 में, ये हम डिजास्टर मैनेजमेंट में भी देखते हैं, तो उस सुनामी के रिलीफ एफर्ट्स में ये सारी कंट्रीज एक साथ आई थी। सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए ये सारी कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया था। 2007 में इसको फॉर्मलाइज कौन करता है? आप लोगों का जापान। जापान की फर्स्ट क्वाड मीटिंग होती है एशियन आसियान रीजनल फोरम। अब मैंने आप लोगों को बताया था आसियान रीजनल फोरम में इंडिया भी मेंबर है और ये सारी कंट्रीज मेंबर है। उसके बाद 2017 में पहली ऑफिशियल टॉक्स होती हैं फिलीपींस में ड्यूरिंग द ईस्ट एशिया समिट, लेकिन उसके बाद ये फॉर्मलाइज हो गया। अब तो ये लीडर्स लेवल पे भी समिट मतलब इनके रेगुलर हो चुके हैं। देन वी हैव द ओकस। ओकस ने 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिया। ओकस में है कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस। ठीक है, ये कब अनाउंस हुआ था? 2021 में, स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए ये। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सी, इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है? ये एक तो इंडिया डिफेंस वालों में जितने भी डिफेंस अलायंसेस होते हैं उनमें इंडिया नहीं जाता, तो इंडिया नेटो का भी मेंबर नहीं है, इंडिया नेटो का अलाई भी नहीं है। ठीक है ना। देन वी हैव दिस, क्या है ये? डिफेंस कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस के लिए, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प करने के लिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने में हेल्प करने के लिए ये है, जहां पे कि आप लोगों का यूएसए जो है मेनली फंड्स वगैरह कंट्रीब्यूट करेगा, एक्सपर्टीज भी देगा, यूके एक्सपर्टीज वगैरह भी देगा, और ये मिलकर ऑस्ट्रेलिया की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। नाउ सी, बिकॉज देखो यूएस और यूके के पास केवल एक इशू है अब, द न्यूएस्ट थिएटर इन द जियो पॉलिटिक्स इज योर इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक सबसे नया थिएटर है। ठीक है ना। एंड इंडो पैसिफिक में यूएसए और यूके डू नॉट हैव ऐसा डायरेक्टली, इतनी ज्यादा उनकी प्रेजेंस नहीं हो सकती, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर टेरिटोरियल, टेरिटोरियली ये कितनी दूर है उससे, डिस्टेंस की वजह से। ठीक है ना। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को वो लोग हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज वेरी सेंट्रल विद इन द इंडो पैसिफिक। आप देखते हो ना, ये बीच में ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ये आप लोगों का ये आगे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सो ये पूरा इंडो पैसिफिक का थिएटर है, यहाँ से ये चाइना, इंडिया सब। तो दैट इज द रीजन कि इंडो पैसिफिक में ये आ रहे हैं। नाउ सी, इसके फीचर क्या है? चाइना को काउंटर करना। ठीक है, एडवांस डिफेंस
टेक्नोलॉजी वगैरह बनाना, ये फॉर्मल मिलिट्री अलायंस तो है नहीं, ठीक है। फॉर फैसिलिटेटिंग द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को शेयर करना, एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट इन्होंने बनाया, एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपोल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है कि नेवल, नेवी रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोपोल्शन के लिए ये लोग एक्सचेंज करेंगे क्या, इंफॉर्मेशन। उसके बाद है पिलर 1, कन्वेंशनली आर्म न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। पिलर 2 में क्या है, एडवांस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। अब ठीक है, ये इतना ही बहुत है। उसके बाद है आईपीईएफ, रिसेंटली इंडिया ने साइन किया, क्या इंडिया साइन एंड एक्सचेंज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट। इंडिया ने एक एग्रीमेंट इसके अंदर साइन किया है। देखो अब सबसे पहले इसके अंदर समझना है कि आईपीएफ में 4 पिलर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझना है कि दिस इज नॉट अ एफटीए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग सा मैकेनिज्म है, ये एफटीए नहीं है। अब इसके 4 जो अब इसके अंदर इंडिया ने क्या क्या किया है, एक तो क्लीन एनर्जी अग्रीमेंट साइन किया है, एक फेयर इकोनॉमी जो पिलर 4 है उसके ऊपर टैक्स ट्रांसपेरेंसी वगैरह के लिए किया है, ठीक है। ओवरआर्चिंग आईपीएफ एग्रीमेंट है। अब यहाँ मेन चीज ये देख लो, 2022 में टोक्यो में यूएस इसको लॉन्च करता है। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स। फाइन, यहाँ देखो 14 मेंबर्स, इसके कैसे याद कर सकते हैं। पिलर 1 में है ट्रेड, पिलर 2 है सप्लाई चेन रिजिलियंस, पिलर 3 है क्लीन इकोनॉमी, पिलर 4 है फेयर इकोनॉमी। इंडिया ने ये ट्रेड वाला पिलर नहीं लिया है, इंडिया यहाँ पे केवल एक ऑब्जर्वर है, बाकी 3 का इंडिया एक रेगुलर पार्ट है, रिजिलियंस सस्टेनेबिलिटी के लिए है ये, ठीक है। नाउ सी, आईपीएफ में कितने मेंबर्स हम लोगों ने करने हैं, देयर आर अराउंड 14 मेंबर्स, राइट। तो यहां देखिए, आसियान के 3 मेंबर छोड़ दो आप सबसे पहले। तो आसियान में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था दैट दे हैव CLMV, ये मेंबर्स हैं। और इसके अलावा जो 5 ओरिजिनल वाले मेंबर्स हैं, ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, राइट। अब ये मैप, अगर आपको मैप क्लियर है ना, देन आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे मेंबर्स ना, मतलब अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखो तो आसियान है क्या, पूरा साउथ ईस्ट एशिया ही है। ये देखो ध्यान से, तो यहां से लेके यहां तक जितनी भी कंट्रीज है, कोई कंट्री छूटी नहीं है, ठीक है। तो इफ द मैप इज क्लियर टू यू, देन आप भूलोगे ही नहीं कि आसियान के मेंबर्स कौन है कौन नहीं है, ठीक है। आप कंफ्यूज भी नहीं कर सकते उस केस में तो, एटलीस्ट। बट चलो, फिर अब यहाँ पे हम लोगों ने आसियान के मेंबर्स, अब हम लोगों को पता लग गया, ठीक है ना। बट नाउ सी हियर, आसियान के 3 मेंबर्स निकाल दो, ठीक है। कौन से, अनइंपोर्टेंट वाले 3 मेंबर्स, ठीक है। तो कैम्बोडिया निकाल दो एक बार, लाओस निकाल दो और म्यांमार निकाल दो, ठीक है। तो ये जितने भी ये बाकी बच गई, वी और बी, ठीक है, वी और बी, ये और ये 5, तो ये टोटल 7 हो गई। अब मैंने आप लोगों को कितना बताया, दैट वी आर गोइंग टू हैव अराउंड 7, टोटल 14 है तो 7। अब देखो ये यूएस लेड है, अगर यूएस लेड है तो इसके अंदर ऑल्सो क्वाड के सभी मेंबर्स होंगे। तो अब चारों क्वाड के मेंबर्स को इसमें जोड़ दो, इंडिया आ गया, यूएस आ गया, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। बट क्वाड में अब जैसे हमने बात की, क्वाड बड़े भाइयों की मीटिंग है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी डायलॉग और पता नहीं क्या क्या करना है, तो वहां पे न्यूजीलैंड को नहीं ला सकता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आईपीएफ जैसे चीजें क्या भी ला सकता है। तो यहाँ क्या करोगे, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी साथ में ले आएगा अपने, ठीक है। एंड ऑल्सो जापान, अब वहां पे जापान भी नहीं आया, ठीक है। तो इट इज बेसिकली इंडिया यूएस, क्योंकि ये यूएस लेड है तो इंडिया, तो आसियान वाली अगर आप लोग देखो ना, कि आसियान के जो पार्टनर्स हैं उसमें चाइना रशिया को छोड़ के जो बाकी 6 बच गए, वो सारी की सारी यहाँ आ गई। बट आप कैसे याद कर सकते हो, तो 7 ये हो गई, 2 क्वाड वाली कंट्रीज प्लस न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। अब ये कितने हुई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लास्टली एक इंपॉर्टेंट ये बस रटना है, दैट फिजी इज अ मेंबर, जस्ट रिमेंबर कि फिजी इज अ मेंबर ऑफ आईपीई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 14 मेंबर्स हैं, तो ये आसियान से आप लोगों की कनेक्ट होगा, फाइन। इसके बाद आरसीईपी के मेंबर्स कैसे हैं, यहाँ देख लो। आरसीईपी में तो ये चीज तो हम लोग कर ही चुके हैं। आरसीईपी में कौन से मेंबर्स हैं जो केवल इनके साथ लगते हुए हैं, वी हैव द चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, 5 मेंबर्स आउट ऑफ द टोटल जो इसके मेन डायलॉग पार्टनर्स है, ठीक है। सीपीपी टीपीपी एप्लीकेंट्स में नहीं घुसना है हमने, है ना। उसके बाद है ये आईपीएफ हो गया, ठीक है। सीपीटीपीपी अगर न्यूज में होगा तो देख लेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आईपीएफ की
कि अपस्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, बिल्कुल काम का नहीं है। क्रिटिकल मिनरल डायलॉग करेंगे, नहीं काम का है। कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम करेंगे, नहीं काम का है। असल में क्या होता है, ये इतने बड़े लेवल पे होते हैं ना, अब इसके अंदर देख लो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसमें वो लोग। सो हम लोग हर चीज करने नहीं बैठेंगे अब। तो सप्लाई चेन का अग्रीमेंट आ जाओ। तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ आईपीएफ की सप्लाई चेन काउंसिल। अगेन दिस डू नॉट सीम टू बी कि यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया वाइस चेयर इलेक्ट हुआ है वगैरह वगैरह। तो इंडिया आईपीएफ की सप्लाई चेन अग्रीमेंट में इंडिया और 13 पार्टनर ने 3 बॉडीज स्टैब्लिश किया है। हाँ, ये हो सकता है। अब जैसे क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क, अ नेटवर्क टू एंश्योर द सप्लाई चेन स्टेबिलिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हाट। ठीक है, सो दे विल गिव यू ऑप्शंस लाइक क्वाड, आईपीईएफ, ओईसीडी एंड लेट अस से आसियान। ठीक है, तो क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क किसने स्टैब्लिश किया है, तो ये रटने वाली चीज आ गई, बिल्कुल ये रटने पड़ेगा। लेबर राइट्स का एडवाइजरी बोर्ड, सप्लाई चेन की काउंसिल। ठीक है, ये सब। उसके बाद आ जाओ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ दिस वाज वन ऑफ द, ये न्यूज में काफी रीजन से है। एक तो G20 के टाइम पे इंडिया 2023 समिट में साइन किया था ये वाला अग्रीमेंट हम लोगों ने। दिस इज पार्ट ऑफ IMEC, इज योर पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, PGII का ये पार्ट है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इसका पार्ट है। दूसरी जो चीज है, पीजीआईआई इज ए G7 इनिशिएटिव। अब देखो ये क्या कॉन्टेक्स्ट इसका समझना चाहो तो समझ सकते हो। दैट देयर इज अ BRI, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसको कौन लीड कर रहा है? चाइना। आई होप यू ऑल नो दिस। नाउ चाइना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब देखो जो छोटी मोटी कंट्रीज है ना, दे नीड लोन। उनको लोन भी चाहिए, उनको ग्रांट्स भी चाहिए, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चरली ग्रो करना है। ठीक है, वो ये कहीं से भी लेने को रेडी है, वेदर इट्स चाइना और मे बी इट इज नॉट इवन चाइना, या ये वेस्ट वाली कंट्रीज हैं तब भी। तो चाइना ने क्या किया, बहुत सस्ते दाम पे उनको लोन दिए, एंड फॉर इवन द अनवाइबल प्रोजेक्ट्स। वी ऑल नो अबाउट व्हाट हैपेंड विद द हम्बनटोटा प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। सो बेसिकली तो ये जो वो लोन वगैरह दे रहा है चाइना, इसको काउंटर करने के लिए G7, जो एक अमीर देशों की पंचायत है पूरे विश्व में। ठीक है, G7 को आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, जूस प्लस गर्लफ्रेंड। कैसे? जूस इज योर जापान, यूके, दिस इज योर आई से क्या बनेगा, एक सेकंड, सी से आ गया कनाडा, यूएस, ई से इंग्लैंड, यस, सो दिस इज योर यूएसए, फाइन, एंड दिस इज योर जर्मनी एंड फ्रांस। आई से है इटली। तो ये जो 7 देशों की पंचायत है, जो सबसे अमीर देश, तो ये अब ये लोग क्या है, दीज आर द पीपल जिनको नुकसान होने वाला है चाइना लेड वर्ल्ड ऑर्डर से। ठीक है, क्योंकि इनकी जो चौधर है वो कम हो जाएगी ना। अब उसी चीज को मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, दे विल इनिशिएट बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। ठीक है, 2021 के आसपास या 2020 में आए, और उसके बाद इसी को ही री नेम करके उन्होंने कर दिया PGII। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट अ काउंटर टू BRI। बस इतना ही याद करना है। तो अब जो BRI कर रहे हैं ना, ये वही करे। अब PGII में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये चीज है, वो है यहाँ। तो IMEC क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो ये क्या करेगा, ये इंडिया है मेरा, इंडिया को मिडल ईस्ट से और उसको यूरोप से कनेक्ट कर देगा। तो यूरोप का एंट्री पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास पिराइस इन ग्रीस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का है इसराइल, इसका पार्ट है हाइफा। ये वाले आप लोगों को ये याद करने पड़ेंगे, दैट पिराइस इज अ पोर्ट इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन वेयर, या फिर इनके मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। तो पिराइस इज इन ग्रीस, हाइफा इज इन इसराइल। उसके बाद अल हदीथा इज इन सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब, हरड सऊदी अरब, और उसके बाद ये आप लोगों का यूएई में जबल अली और अल गुवायद। इंडिया में ये मुंबई, तो इंडिया में मुंबई से शुरू होकर नाउ सी, यहाँ पे 2 कॉरिडोर है। एक है आप लोगों का ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा आप लोगों का नदर्न कॉरिडोर। नदर्न कॉरिडोर है जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये वाला सेक्शन सारा नदर्न कॉरिडोर है, और ये वाला कॉरिडोर सारा ईस्टर्न है। ठीक है, और दिस इज योर ईस्टर्न कॉरिडोर, फाइन। अब इसके अंदर कौन कौन पार्ट है यहाँ देख लो। इंडिया ऑफ कोर्स पार्ट होगा, यूरोपियन यूनियन बिल्कुल पार्ट होगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी, यूएई, यूएस। अब देखो सऊदी अरेबिया हम लोगों ने देख लिया, इसके अंदर है। यूएई हम लोगों ने देखा, यूएस, तो ये पैसे देने वाली पार्टी है कि फ्रांस और जर्मनी और यूएस, ये लोग क्यों पार्ट है, बिकॉज ये G7 का इनिशिएटिव, दैट इज वाई। ठीक है, स्पेसिफिकली ये वाले मेंबर्स पूछने का कुछ
लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। व्हाट दे विल आस्क इज दिस, ये वाला सेगमेंट पूछा जाएगा आप लोगों से, ये और ये वाले एरियाज। Then we have the Shanghai Cooperation Organization. Now see, Shanghai Cooperation Organization कैसे है? बेलारूस इसका 10वां मेंबर बन चुका है। Now see, अब Shanghai Cooperation Organization कैसे शुरू होता है? That it was started in 1997 as Shanghai 5, Shanghai 5 के रूप में। तो ये प्राइमरीली इसके बीच में बेसिस क्या था? That there were various यूएस, सॉरी रशिया, और ये जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, ठीक है, और यहाँ से चाइना, इनके बीच में टेरिटोरियली ना काफी चीजें मार्क्ड नहीं थी, तो टेरिटोरियल इशू थे, तो उसको रिजोल्व करने के लिए ना लगभग ये शंघाई 5 बना देते हैं। ये 5 देश होते हैं जिसके अंदर की आप लोगों के 2 मेन रशिया और चाइना, और 3 फिर ये समझ लो टूची कंट्री, दिस विल बी K2T, दिस इज योर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान। अब क्या होगा, 2001 में इसको ज्वाइन कर लेगा उज्बेकिस्तान। नाउ उज्बेकिस्तान के ज्वाइन करने से इशू क्या बनेगा, दैट नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू हैव इज, अब शंघाई 5 नाम नहीं रख सकते, तो अब नाम बदल दिया, एससीओ बन गया वो। तो एससीओ की शुरुआत कब से होती है, 2001 के आसपास होती है। उसके बाद अब 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ, एटलीस्ट कहीं तो साथ गए। अब 2017 के बाद 2023 में आप लोगों का ईरान ज्वाइन कर लेगा, और 2024 में आप लोगों का बेलारूस ज्वाइन कर लेगा। सो बेसिकली अगर आप लोग देखो तो बेलारूस इज अ, मतलब ये यूरोप में है, ईरान मिडिल ईस्ट में है, इंडिया पाकिस्तान साउथ एशिया में है, उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में है, रशिया यूरेशिया में है। तो ये पूरी कैसी ग्रुपिंग है, एक यूरेशियन ग्रुपिंग है, बिकॉज यहाँ पे यूरोप और एशिया के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब देख लो फटाफट से इसके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर बस एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से इसको अलग करती है। चलो शुरू से पढ़ते हैं हम। 24th समिट हुआ हेड्स ऑफ स्टेट का, एससीओ का, अस्ताना कजाकिस्तान में। बेलारूस इसका 10वां मेंबर बन गया। कोऑपरेशन प्रोग्राम टू काउंटर टेररिज्म वगैरह ठीक है, एससीओ डेवलपमेंट ठीक है, ये भी ठीक है। सी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में। नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दे विल गिव यू दैट एससीओ का हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, देन दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग आंसर। नाउ सी, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है ये। उसके बाद शंघाई समिट 2001 में होता है चाइना में, जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है। तो इसमें कौन कौन मेंबर है, रशिया, चाइना, K2T और उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ही तो ये बना। उसके बाद अभी इसमें 10 मेंबर्स हैं, ईरान, बेलारूस, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान को 2015 में उसने एडमिट किया, बट इंडिया पाकिस्तान फुल मेंबर बने 2017 में थे कजाकिस्तान की समिट में। अब जैसे डिसाइड पहले कर लेते हैं, ठीक है। ब्रिक्स में भी तो ऐसा ही हुआ, 2023 में डिसाइड होगा कि भाई ये बढ़ेंगे, बट वो 24 से इट बिकेम एक्टिव। देन ऑब्जर्वर स्टेटस इज इन अफगानिस्तान एंड मंगोलिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है इधर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है केवल, दैट रेट्स स्ट्रक्चर किसके अंडर आता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज वन ऑफ इट्स काइंड स्ट्रक्चर जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ये ताशकंद में है। प्लीज रिमेंबर कि इसके अपने हेडक्वार्टर्स कहाँ है, अपने हेडक्वार्टर्स है इनके बीजिंग में, लेकिन रीजन रेट्स कहाँ से ऑपरेट करता है, वो ताशकंद से। वाराणसी हैज बीन डिक्लेयर फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ, तो ये भी कर सकते हो। उसके बाद G7 आ गया, हम लोगों ने G7 के बारे में बात कर ली। अपूर्या यूटिलिटीज का वो होता है अभी रिसेंट समिट। उसके बाद जेनेसिस क्या है, 1975 में, 1973 में एनर्जी क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन करना पड़ेगा हम सारी कंट्रीज को। दिस इज अ इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप माने एक तो उनका कोई खासा एजेंडा सेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में, या फिर रशिया की, मतलब वो उससे इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात कर सकते हैं, उससे ट्रेड पे इम्पैक्ट, बट स्पेसिफिकली उस पे नहीं। इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं जहाँ पे मन चाहे ये लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है इनफॉर्मल में, दैट दे डू नॉट हैव एनी हेडक्वार्टर एज सच। तो जैसे G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है आज तक, और G20 हर साल कहीं कहीं पे वो होता है, ठीक है, उसका समिट होता है। इसी तरीके से ये होता है। इस बार इसका समिट कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। अब देखिए इसके मेंबर कौन है, ये मैंने बताया था, इसके मेंबर्स आप इस तरीके से कर सकते हो। और रशिया, अभी क्या होता है, अब यहाँ देखो रशिया की स्टोरी। 1998 में क्या हो रहा है, 1998 नाउ सी, आई होप यू हैव सम आइडिया ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री। 1991 में जो आप लोगों का यूएसएसआर है, दैट गेट्स डिसॉल्व्ड, यूएसएसआर खत्म हो चुका है। तो रशिया की जो पावर है वो डिक्लाइन है, एंड यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है यूएसए के अंडर। तो अब रशिया क्या करेगा, रशिया विल रीच आउट टू द वेस्ट।
नाउ रशिया विल ट्राई कि मैं वही वेस्ट के साथ अच्छी बना के रखूं, ठीक है, चढ़ते को सब सलाम करते हैं, वही केस यहाँ हुआ। तो इसीलिए रशिया वॉज वेरी मच ओपन टू सच डिस्कशंस, और इसके लिए ये G8 बना दिया। तो इन सभी कंट्रीज ने रशिया को इसके अंदर ले लिया। बट रशिया ओवर द टाइम अभी ब्रिक्स वगैरह बन गए, और ये मार्केट इकोनॉमीज में ये सारी इकोनॉमीज क्या है, सेचुरेट कर चुके हैं एक पॉइंट पे, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा अभी स्कोप नहीं है डेवलपमेंट का। रशिया अभी भी मार्केट में अपनी है, जैसे ब्रिक्स वाली कंट्रीज हैं ये लगातार ग्रो कर रही हैं। सो G8 के बाद 2014 में क्या होता है, 2014, दैट रशिया एनेक्सेस यूक्रेन, सॉरी नॉट यूक्रेन, एनेक्सेस क्राइमियन पेनिनसुला ऑफ यूक्रेन, जो क्राइमिया है, ठीक है, वो पहले किसका पार्ट था, यूक्रेन का पार्ट था। अब इसके बदले में क्या करेंगे ये लोग, सैंक्शन लगाएंगे, ये सब करेंगे, यही सब कर सकते हैं ये वेस्ट वाले। तो इन्होंने सैंक्शन वगैरह लगाई, बट उसके साथ इसको एक्सपेल भी कर दिया। तो नाउ G7 बिकेम G8, नाउ अगेन G7, ठीक है। ओके, सो अब इसकी वर्किंग मैकेनिज्म फटाफट से देख लो कि इसके अंदर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है भाई, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, ठीक है, PGII इसका इनिशिएटिव है। जस्ट दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, एंड IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये किसका है, ये भी PGII का ही है। इसके बाद में है एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका, ये भी G7 का ही एफर्ट है। उसके बाद है G7 फ्यूचर ऑफ सीज एंड ओशन इनिशिएटिव, G7 ऑयल प्राइस कैप कोलिशन, पुलिया फूड सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोग इतना मतलब वो फिर सेंस नहीं बनेगा इफ वी गो ऑन टू डू G7 जिसका इंडिया मेंबर भी नहीं है। अच्छा, G7 में एक इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट है, दैट G7 में जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, अब जैसे मान लो इंडिया में G20 हुआ था 2023 में, ये सभी को पता है, बट उधर आप लोग देखोगे कि वहां पे शेख हसीना भी आई थी, ठीक है, मॉरिशस के वो भी आए, बुलाए थे हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर। सो ये जो होता है, ये होता है आप लोगों की, जो भी उसका प्रेसिडेंट है वो अपने दोस्त यारों को बुला सकता है, ठीक है। तो वही चीज हुई, तो इंडिया ने बांग्लादेश वगैरह को जैसे इनवाइट किया G20 में, तो यही होता है। जैसे अब इस बार यहाँ पे इटली में था ये, तो G7 में भी ये G7 कंट्रीज मेन है, प्लस यूरोपियन यूनियन जो है वो भी मेंबर, यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन का जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन कमीशन के मेंबर ही है। सो दे विल ऑल्सो बी प्रेजेंट देयर, ठीक है, बट उनको हम एज सच फॉर्मल मेंबर नहीं मानते हैं, ठीक है, बट वो सारी मीटिंग अटेंड करते हैं। बट देर आर ऑल्सो सम जिनको आप बुलाओगे एज स्पेशल इन्वाइटीज, तो इंडिया को फ्रॉम पास्ट 4-5 ईयर्स लगातार बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी G7 इज सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑल्सो। देन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कॉल्स फॉर क्यूबाज रिमूवल फ्रॉम यूनिलैटरल टेररिज्म लिस्ट ऑफ यूएस। नाउ यूएस क्या, यूएस से एक लिस्ट निकालता है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरिटरी। देखो इन द वर्ल्ड एनी जो भी काम यूनिलैटरल होगा ना, यूनिलैटरल क्या कि मतलब मैं कुछ ऐसा लॉ बना रहा हूँ विच इज हैविंग इम्प्लीकेशन फॉर समबडी एल्स आल्सो इन वर्ल्ड, राइट। तो ये यूनिलैटरल टेंशन, दिस इज मतलब ये एक रेमिनेंट है एक कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट का, एक तरीके से। सो आप यूएस को देख लो, काटसा, दिस इज काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। उसके अंडर अमेरिका क्या करता है भाई, जो रशिया से डील करेगा, ईरान से डील करेगा, उसके साथ हम उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे। ताइवान वाली एक्ट मैंने बताया था, तिब्बत वाली एक्ट ये लोगों ने पास किया हुआ है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, दैट कोई भी यूनिलैटरल काम जो करेगा ना वर्ल्ड में, वो इनसे ज्यादा मतलब नॉन इंटरनेशनलिस्ट स्टेट कोई है नहीं जो कि इतनी अकल भी नहीं लगा सकता कि हमें यूनिलैटरल चीजें नहीं करनी है। बट ठीक है, तो ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, अब ये जो स्पेशल रिपोर्ट निकालते हैं आए दिन कि यूएस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है जहाँ पे कि इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ खराब किया जा रहा है, इंडिया जो है करेंसी मैनिपुलेटर है, ये सारी रिपोर्ट्स यूनिलैटरल है, वो सारी वर्ल्ड को रैंकिंग देता है अपने हिसाब से। बट एनीवेज, तो यहाँ पे यह एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म रिपोर्ट है। सो यू कैन जस्ट मतलब ये दिमाग में भी रख सकते हो कि ये ऑब्वियसली ये यूएस ही करेगा। उसके बाद कंट्रीज इन सच अ लिस्ट फेस यूनिलैटरल, उनके ऊपर कैसे इकोनॉमिक, कमर्शियल और फाइनेंशियल कोर्स से मेजर सकते हैं यूएस की तरफ से। तो अब इसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड सीरिया आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, क्यूबा भी है। तो जो भी देश इनसे डील करेगा या इन देशों के ऊपर क्या है वो बहुत सारी सैंक्शंस वगैरह लगा देंगे। तो नाम स्टैंड, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने बोला कि भाई क्यूबा को फेवर करो। अब यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यूबा को हटाओ या ये, एक तो ये यूनिलैटरल लिस्ट याद कर लो, दूसरा नाम याद कर सकते हो। सो नाम में देखो, what we can do in non-alignment movement is, see, this traces its route to Bandung Conference 1955, first NAM summit। so NAM बनता क्यों है, it was in the Cold War context, I hope you know, यहाँ पे कि वर्ल्ड जो था वो दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया था, यूएस और यूएसएसआर। This was on the ideological lines also, कि यूएस was supporter of the capitalistic world order and these were supporter of the socialistic world order। और यहाँ पे अब क्या था,
ये मिलिट्री उसमें भी फॉर्मुलेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ नेटो बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, वॉर्सो पैक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ मिलिट्री का जो ग्रुपिंग बनती है। बट इंडिया और इंडिया जैसी ही कुछ और बढ़िया कंट्रीज, जैसे कि जो उस जमाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, इंडिया वाज अमंग द लीडर्स, बट ये पांचों ही लीडर्स हैं। तो इंडोनेशिया, घाना, एंड इजिप्ट। ठीक है, ये इनके जो पांच लीडर्स थे, ये थे थर्ड वर्ल्ड के लीडर्स उस टाइम पे, जो थर्ड वर्ल्ड को लीड करे थे। इंडिया से नेहरू जी, यूगोस्लाविया से टीटो, इंडोनेशिया से सुकार्नो, घाना से क्वामे नक्रुमा। नक्रुमा हैज ऑल्सो रिटन वेरी मच अबाउट द colonialism एंड सो ऑन। उसके बाद है गमल अब्दुल नसीर। ये आप लोग करते हो व्हेन यू डू द सुएज क्राइसिस एंड सो ऑन, वहां पे भी ये इजिप्ट में खेल इन्होंने ही मचाया था, नसीर साहब ने। नाउ सी, ये जो पांच हैं, दीज फाइव यू कैन रिमेम्बर, आई थिंक। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, एंड स्टेट पीएससी में इवन आस्क क्वेश्चंस ऑन दीज, राइट। सो देखो, यहाँ क्या बात हो रही है। सो इसमें 120 से ज्यादा कंट्रीज हैं। अभी का इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है युगांडा। ठीक है ना। ऑल्सो अब इसका फर्स्ट समिट का होता है 1961 में बेलग्रेड में, और ये पांच जो थे इसके मेन मेजर फाउंडर्स थे। अब इसने क्या बोला, भाई हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेंगे, हम दोनों से ही बर्ताव बना के रखेंगे, हम कोई मिलिट्री अलायंस वगैरह नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बस यही चीज है ना। अभी ये रिडंडेंसी ग्रुपिंग है, बिकॉज कोल्ड वॉर अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी ये लोग अपनी इंपोर्टेंस अटैच करते रहते हैं अननेसेसरी, कि भाई हम डीकोलोनाइज भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। बट इंपॉर्टेंस इसकी इस चीज से दिखती है कि कौन बड़ी देश का कौन सा नेता जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया इतना बड़ा लीडर है थर्ड वर्ल्ड का, तो इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट तो इनिशिएट कर रहा है, बट इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो चुकी है। ऐसा ही एक और रिडंडेंट सा ग्रुपिंग है कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ वर्ष अब लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं, इंडिया इसका लार्जेस्ट मेंबर है। ठीक है, और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है इसको। अब क्या यहाँ क्या है, लंदन डिक्लेरेशन से ही बनता है 1949 में। सो कॉमनवेल्थ है क्या, जितनी भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, ठीक है, वो सारी की सारी कॉलोनीज प्लस ब्रिटेन, वो मिलके कॉमनवेल्थ बनाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड दिस गवर्नमेंट मीटिंग 1983, कॉमनवेल्थ गेम इंडिया ने 2010 में निकाले थे। कॉमनवेल्थ की सब विंडो क्या है, इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड 2018 के अंडर। सो अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल साउथ आउटरीच। तो इंडिया क्या है, फ्रॉम पास्ट वेरियस ईयर्स इज ट्राइंग कि मैं जो ये आप लोगों का ये वाला एरिया है ना, डेवलपमेंट फंड, हम लोग जो ग्लोबल साउथ है उसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया, राइट। तो इस केस में इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड सेटअप होता है 2018। तो विद इन दैट कुछ एक सब विंडो है कि कॉमनवेल्थ नेशन के लिए भाई आप लोगों को ज्यादा पैसा एलोकेट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो, दिस इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन, सबसे पहले मर्जी से आएंगे 56 कंट्रीज इंडिया। अब ये फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज है मेनली। अब क्या है, शुरू में तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में सेटअप होता है, लेकिन अब जो नॉन ब्रिटिश कॉलोनीज है वो भी एंटर इसमें हो चुकी है। सो अगर क्वेश्चन ये आए दैट ओनली दोज मेंबर्स which were part of the erstwhile British Empire are part of Commonwealth, that is going to be wrong statement। बस इतना याद रखना है। इसके बाद देखो, ये डेमोक्रेसी ट्रेड वही टूची बातों पे ये बात करते रहेंगे। जेनेसिस क्या इसका, 1926 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन फॉर्म हुआ। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। लंदन डिक्लेरेशन में इनेबल किया। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ क्या था, 1926 में जो कॉमनवेल्थ बनता है ना, दैट इज फॉर लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एटसेट्रा, जो अभी तक भी अपनी जो लॉयल्टी है ना, तो वो अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट, उनके जैसे हमारे यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है। ठीक है, अभी मुर्मू जी हैं। सो वो हमारी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक हम लोग करते हैं ना पॉलिटी में, दैट द हाईएस्ट ऑफिस इज ओपन टू एवरीबॉडी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की। यूके में ऐसा नहीं होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अभी तक भी अपनी लॉयल्टी वहीं रखते हैं। तो ये जो कॉमनवेल्थ था ये था, बट तो उसके अंदर रूल था कि सभी को अपना हेड ऑफ गवर्नमेंट उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन 1949 में अब जब इंडिया मान लो आजाद हुआ, तो इंडिया मेंबर बनना चाहता है, बट इंडिया इज नॉट रेडी कि मैं उनकी क्वीन को सबसे ऊंचा दर्जा दूं। फाइन। तो लंदन डिक्लेरेशन में इनेबल किया कि रिपब्लिक भी अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। इसके बाद इसकी ये जो गवर्नमेंटल लेवल की मिनिस्टीरियल मीट होती है,
वो हर साल 2 साल में होती है, ठीक है। ये रवांडा में 2022 में हुई थी। उसके बाद है डिसीजन आर मेड ऑन कंसेंसस, मेंबर चूज करते हैं हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। पांच लीडर कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स, ठीक है। किंग चार्ल्स इज हेड ऑफ स्टेट ऑफ कॉमन, ये देखो हेड ऑफ स्टेट। हम लोग यस, यहाँ पे ये दिस वाज अ एरर, सॉरी। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है दैट इज नॉट हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज मिस्टर योर आपकी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट, यस, हेड ऑफ स्टेट जो है वो है आप लोगों के प्रेसिडेंट। सो अब यहाँ देखो, मोस्ट कंट्रीज इन क्लब आर रिपब्लिक्स, बट बारबाडोस वाज द लास्ट टू रिमूव द यूके मोनार्क एज इट्स हेड ऑफ स्टेट। तो जिन्होंने रिमूव कर दिया वे भी इसके मेंबर रह सकते हैं अब, है ना। अब इसके इनिशिएटिव्स क्या है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इनका एक चार्टर है, रूल ऑफ लॉ वगैरह वाली बातें कर देंगे उसके अंदर। एडवोकेसी करेंगे अपार्थाइड को एंड करने के लिए, ठीक है। साइबर डिक्लेरेशन कर देंगे वगैरह वगैरह, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है कॉमनवेल्थ का लोकल गवर्नमेंट फोरम। अब इसके अंदर क्या करेंगे भाई, दिस इज इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, और ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, लंदन में, ठीक है। इसकी जेनेसिस क्या है, 1995 में बनता है लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज और उन सबको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नेंस भाई, औरतों को या महिलाओं के लिए कुछ कुछ। सो दिस इज इररेलेवेंट सा है, कुछ काम का नहीं है। जीसीसी इज इंपॉर्टेंट, जीसीसी हैड बीन इन न्यूज। एक तो ये है कि इंडिया जीसीसी की मिनिस्ट्रियल मीट होती है। दूसरा, ज्वाइंट एक्शन प्लान 2028, हम लोग 2024 से 28 तक का ज्वाइंट एक्शन प्लान। तीसरा, हम लोगों के बीच में एक एफटीए नेगोशिएट हो रहा है, और वो कब से नेगोशिएट हो रहा है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीसीसी। नाउ कम, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, रियाद में है भाई। स्टैब्लिश कब हुआ, 1985 में। जीसीसी कंसिस्ट ऑफ 6 गल्फ स्टेट, 6 गल्फ स्टेट है इसमें। अब यहाँ देखो कि यू हैव टू रिमेंबर कौन इसका मेंबर नहीं है, देन आपके लिए आसान हो जाएगा। ईरान नोट अ मेंबर, इराक नोट अ मेंबर, यमन नोट अ मेंबर। इन तीनों को छोड़ के जो पूरा मिडिल ईस्ट पेनिनसुला है ये आप लोगों का, ये सारी चीजें सब के सब मेंबर है। तो सबसे बड़ा लीडर भाई सऊदी नहीं होगा तो काम ही कैसे चलेगा। सऊदी है, यहाँ छोटा सा कुवैत आप लोगों का, कतार, बहरीन, और यहाँ पे ये आप लोगों का यूएई और ओमान। तो ये समझ लो सऊदी प्लस उसके 5 ये सरपंच, और इसके नीचे 5 पंच, ये हैं इसके मेन मेंबर्स। अब क्या है, कोऑर्डिनेशन करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। इंडिया जीसीसी की रिलेशन क्या है भाई, फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग 2003 में होता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की सऊदी के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ। जीसीसी इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जीसीसी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में अगर हम देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है, यानी कि ईयू से भी ज्यादा एज अ ब्लॉक ये ट्रेड करते हैं हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज क्या है भाई, अब ये चीजें सारी मेन्स क्या है, दैट वी हैव द डायस्पोरा हियर, है ना। डायस्पोरा है हमारा, तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस आप लोगों की रेमिटेंसेस वगैरह भी भेजते हैं, वो सब चीजें हैं। अब ये हमारी एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट ये मेंस में, प्रीलिम्स में हमारी काम का नहीं है। प्रीलिम्स में हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि ये बना कब है, द ग्रुप 1985, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रियाद, सऊदी। उसके बाद 6 गल्फ स्टेट है जो इसके अंदर है। और करंट अफेयर्स में कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वो ये वाली चीज जो हम लोगों ने देखी ना, कि भाई एक तो एफटीए हमारा हो रहा है, दूसरा हमारी जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीट हुई है वगैरह वगैरह। देन कमिंग टू नेटो। नेटो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काफी टाइम से न्यूज में है, और इस पे क्वेश्चन आया नहीं है क्लास 2 3 प्रीलिम्स, और ये तभी से न्यूज में बना ही हुआ है। तो नेटो का 32nd मेंबर बन जाता है आप लोगों का स्वीडन। नाउ सी स्वीडन, इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, ब्रसल्स, बेल्जियम में। 1949 में नेटो बनता है। अब देखो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, हम 32 कंट्रीज तो कर नहीं सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर कि आप लोगों की यूएस, कनाडा, ये दोनों है नॉर्थ अमेरिका से। बाकी जो 30 कंट्रीज हैं दीज विल बी फ्रॉम यूरोप, ठीक है। इसके बाद दिस इज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, 12 फाउंडिंग मेंबर्स वर देयर। और 2023 में कौन आप लोगों का ऐड हो जाता है, फिनलैंड। उसके बाद है कलेक्टिव डिफेंस का क्लोज है। दिस इज एक के ऊपर अगर आप अटैक करोगे सो देन दैट विल बी टर्न एज अ अटैक अगेंस्ट ऑल। तो ये वाला जो आर्टिकल था ये आज तक बस एक ही बार इन्वोक किया गया था, 9/11 के बाद, ठीक है। यूएस ने अपने ऑपरेशन और एंड्योरिंग फ्रीडम के टाइम पे इसको इन्वोक किया था। अब यहाँ पे देख लो इसके मेंबर्स, ऑलमोस्ट पूरा जो ये आपका यूरोप, पूरा यूरोप मेंबर है। जिससे मेंबर ये देखो, ये आप लोगों का स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर, स्विट्जरलैंड इज अ एक्सेप्शन। सो स्विट्जरलैंड की जो पॉलिसी है वो क्या है, एक्सेप्शन। इसीलिए जेनेवा में आप लोग देखते हो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड का अपना जो है कुछ वो नहीं है। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज वो मतलब ऐसे मिलिट्री ब्लॉक में नहीं है वो पार्ट है। दूसरे ये बोस्निया हर्जेगोविना और ये वाले जो भी नए नए से देश है जो ये एर्स्टवाइल यूगोस्लाविया से बने हैं वो भी इसके मेंबर नहीं है। एक यहाँ से फिर ये आप लोगों को यूक्रेन नहीं है, ठीक है। इसी बात पे तो इनका सारा पंगा हुआ है।
बाकी चलिए, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर देयर। अच्छा, रिमेंबर कि इसमें दो यूरेशियन कंट्रीज हैं, सॉरी दो नहीं, एक यूरेशियन कंट्री है जो इसकी मेंबर है, दैट इज टर्की है। सो टर्की इज अ नेटो मेंबर डिस्पाइट इट बीइंग अ यूरेशियन कंट्री, यानी कि यूरोप में भी और एशिया में भी है, ठीक है। तो टर्की इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये प्लीज ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज योर, यूक्रेन ने अप्लाई किया था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन होता है ग्रोस नेशनल इनकम के बेसिस पे। अच्छा, इसके प्रोग्राम है, अब ये प्रोग्राम्स हो सकता है दैट दिस प्रोग्राम इज बाय विच कंट्री एंड सो ऑन। तो ये क्या है, या पार्टनरशिप फॉर पीस, मेडिटेरेनियन डायलॉग, इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, ये सब क्या है, नेटो में है। मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉन नेटो है लेकिन वो बंदा हमारा अलाई है, तो यहाँ पे 19 कंट्रीज है जो कि है आप लोगों की मेजर नॉन नेटो अलाई। वी नीड नॉट टू गो इनटू इट, बट इजराइल वगैरह होंगे यहाँ पे भी। और नेटो प्लस 5, अब ये नेटो प्लस 5 आ रहा है कि इंडिया इनको ना एस, सॉरी यूएस इनको ऑलमोस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो बिल्कुल यूएसए के बिल्कुल खास खास यार होंगे वो सारे यहाँ जाते हैं। साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन किसे चाहिए भाई, नॉर्थ कोरिया से चाहिए। ये इन सभी का ना एग्जिस्टेंशियल चीज है। अब जापान को क्यों बनाया होगा नेटो प्लस 5 में, भाई जापान के साथ सो दैट वहां पे कम्युनिस्ट टेक ओवर दोबारा से ना हो। फाइन। जापान में क्या था, फेसिज्म एंड मिलिटरिज्म वाज इट्स एट इट्स पीक 1945 में, फिर वो लोग बॉम्ब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग हर चीज में जापान का बहुत ज्यादा साथ देता है यूएस। तो इसीलिए इजराइल, इजराइल आप लोगों को पता ही है दैट यूएस हैड ऑलवेज बीन इट्स सपोर्टर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ये नेटो प्लस 5 है आप लोगों के। नेटो प्लस 5 यू कैन रिमेंबर, मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस हमें याद नहीं करनी है, क्योंकि हम याद कर भी नहीं सकते, 19 कंट्रीज है। दूसरी चीज, इंडिया उसका मेंबर नहीं है और इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 2024 में जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 के 75 ईयर्स हो गए, ठीक है। अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होता है भाई, जो इंटरनेशनल ह्यूमन ह्यूमन राइट्स वगैरह वाली चीजें होंगी इसके अंदर, है ना। तो भाई अब सिविलियंस को कैसे ट्रीट करोगे, प्रिजनर ऑफ वॉर को कैसे ट्रीट करोगे वगैरह। 1949 में जेनेवा कन्वेंशन की 4 की ट्रीटीज होती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट कन्वेंशन है दैट डील्स विद द वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स, जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, अब जब हम वो लड़ रहे हैं ना, तो उन लड़ाकों के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये है कि भाई कोई वुंडेड या सिक सोल्जर है उसको बख्श दो। फिर जो आप लोगों का जेनेवा कन्वेंशन सेकंड होता है वो किसके लिए है, शिप रैक मिलिट्री पर्सनल एट सी। सो ये जो फर्स्ट वाला था हम लोगों ने देखा, दिस वाज फॉर योर, ये था आप लोगों का लैंड पे। दूसरा हो गया सी पे, लेकिन दोनों है किसके लिए, आप लोगों के फॉर द मिलिट्री पीपल, मिलिट्री मैन के लिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनके लिए। ये जो थर्ड कन्वेंशन है दिस इज फॉर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बढ़िया से ट्रीट करो। और फोर्थ वाला जो है वो है सिविलियंस के लिए, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में सिविलियंस है अगर, तो उनको बढ़िया से ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद दो इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल्स है। एक एडिशनल प्रोटोकॉल था 77 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल आर्म्ड विक्टिम, दूसरा था फॉर द विक्टिम ऑफ द नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटोकॉल 3 क्या है, इंट्रोड्यूस रेड क्रिस्टल एज एन एडिशनल एम्बलम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब बकवास है। उसके बाद है इंडिया कमिटमेंट क्या है टू आईएचएल रेटिफिकेशन, इंडिया ने रेटिफाई किए हैं और चारों के चारों जेनेवा कन्वेंशन, प्लीज रिमेंबर। तो अब और कौन कौन सी ट्रीटीज हो सकती हैं जो आप लोगों की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड है। अब देखो जैसे रोम स्टैट्यूट हम लोग बात कर चुके हैं, दिस इज फॉर योर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो वहां पे आप इंडिविजुअल्स को वॉर क्राइम, ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो भी करते हैं या जेनोसाइड के खिलाफ क्या कर सकते हो, क्रिमिनली लाइबल कर सकते हो, फाइन, क्रिमिनल लाइबिलिटी कर सकते हो। सिमिलरली वी हैव 1993 व्हाट, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, 1954 में ही कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड प्रॉपर्टी। नॉट इंपॉर्टेंट है सच, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन हमेशा से काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 वाले इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ C10 एंड L69 ग्रुपिंग। C10 ग्रुपिंग क्या है, दिस इज कमिटी ऑफ 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड है। अब कौन कौन इसके मेंबर्स हैं हम लोग नहीं कर सकते ये। और देखो कुछ इसमें वो भी नहीं है, जैसे इजिप्ट नॉर्थ का हो गया, केनिया इधर से ईस्ट से हो गया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका साउथ का हो गया, टंजानिया, वैसे तो ये सारे बड़े बड़े देश हैं, बट नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट कि हम लोग ये पढ़ें। बट C10 बस याद कर लो, सी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 10 कि 10 गवर्नर्स कहाँ के, अफ्रीका जैसे देशों के, ठीक है, बस।
उसके बाद है भाई L69। L69 ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट। इट वाज एस्टेब्लिश इन 2007 बाय डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे पहले ये डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रुपिंग है। ये एडवोकेट करती है एक्सपेंशन इन बोथ कैटेगरीज ऑफ यूएनएससी मेंबरशिप। बोथ कैटेगरीज कौन सी? एक परमानेंट, एक नॉन परमानेंट। ठीक है। अब L69 इज अ ग्रुपिंग दैट हैज कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पैसिफिक आइलैंड, एशिया। इंडिया इसका मेंबर है। नेम्ड आफ्टर एक डॉक्यूमेंट के बाद इसका नाम रखा है L69, विच वाज रिजोल्यूशन टेबल्ड इन द जनरल असेंबली, जिसकी वजह से कि यूएनएससी रिफॉर्म के ओरिएंटेड कुछ वो था आप लोगों का रिजोल्यूशन, उससे इसका नाम रख दिया। बाकी ये सब हमारे काम का नहीं है। तो बस L69 का कॉन्टेक्स्ट क्या है उतना बहुत रहेगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसकी 150th एनिवर्सरी थी। दिस इज सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पुरानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईटीयू, जो 1865 में बनती है और 1874 में बनती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये जनरल पोस्टल यूनियन बनती है, बट इसका नाम बाद में चेंज कर देंगे हम। तो वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड कब? ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस। तो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाएंगे हम। 192 कंट्रीज, ऑफ कोर्स इंडिया इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तो होगा ही। एंड दिस इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। नाउ सी, यूनाइटेड नेशन में एक चीज होते हैं यूएन के ऑर्गन्स, दूसरी है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है, जिनके साथ यूएन क्लोज कोलैबोरेशन में कार्य करता है। जैसे आप लोगों की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, आप लोगों का यूएन हैबिटेट हो गया। तो ये सारी उनकी क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। फाइव आइज अलायंस, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइव आइज अलायंस क्या है, जो पांच इंपोर्टेंट ऐसे देश जो कि अपनी क्या शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग देयर इंटेंट। अब आप लोगों को पता है कि ये किसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ था भाई? कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। तो कनाडा किसके पास जाके रोना रो रहा था? दिस इज बेसिकली, अगर ये देखा जाए ना, सो दिस इज, मतलब ये औरों को तो रेसिस्ट बोल देते हैं। अगर कोई, इफ ऑल मुस्लिम पीपल इन वर्ल्ड मेक अ ऑर्गेनाइजेशन, या सभी हिंदू या कोई रेस के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना ले, तब वो लोग बेवकूफ है। बट इन्होंने सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लो, ये सारे वही देश है। सो मतलब जिनकी प्रॉपर इंग्लैंड वाली पॉपुलेशन थी, तो यूके, यूएसए से मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी कहाँ गई? यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो ये सारी उनकी एंग्लो स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और इन सभी के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे वो लगभग सेम थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर। वाइल इनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स सेम क्यों थे? बिकॉज यूएसएसआर वाज देयर कॉमन एनिमी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये फाइव आइज अलायंस की भाई हम एक नहीं है, हमारी पांचों की आंखें हैं तुम्हारे ऊपर। ठीक है, और इसीलिए ये क्या करते हैं? अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। जैसे हमारी आईबी अगर शेयर करे इंटेलिजेंस डेटा इन लोग के साथ, तो ये उसी तरीके से है कि इनकी जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो शेयर करके अपना डेटा वगैरह। उसके बाद है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा भाई? इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ऊपर वर्ल्ड का समिट कौन करेगा? आईटीयू करेगा। कहाँ पे? जनेवा में। दिस इज फॉर, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फेजेस। जेनेवा में भी किया हुआ है पहले 2003 में, ट्यूनिशिया में किया हुआ है 2005 में। एनुअली इसको ऑर्गेनाइज कौन कौन करता है? आईटीयू, यूनेस्को, यूएनडीपी एंड यूएनसीटीएडी, जिसका नाम अब बदल के क्या हो चुका है? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसने WSIS+20 फोरम को शुरू किया, जो कि था मतलब कि अब जैसे हम लोग देखते हैं वो रियो रियो +20 वाला सीन, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे वो रियो आप लोगों की होती है, ठीक है, 2002 में। तो रियो +10 कब होती है आप लोगों की? सॉरी, रियो 1992 में होती है। रियो +10 होती है आप लोगों की 2002 में, और रियो +20 होती है 2012 में, है ना। वही केस यहाँ है कि ये जो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी है वो सबसे पहले जिनेवा और ट्यूनिसिया में हो चुका है। बट उसके 20 ईयर्स मार्क करने के लिए अब वापस वही बात, देखो बकवास वही करेंगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बना देंगे, इंक्लूसिव कर देंगे, हर लेवल पे कोलैबोरेट कर लेंगे वगैरह वगैरह। बस मैक्सिमम इसकी इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे वर्ल्ड समिट किसने ऑर्गेनाइज किया है? दिस इज योर आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, विच इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट organization in the world. नाउ सी वी कैन टेक अप द ओपेक। ओपेक कंट्रीज कौन सी होती हैं? जो कि ऑयल की, पेट्रोलियम की क्या कर रहे हैं? वो एक्सपोर्टर्स हैं सारी की सारी। ठीक है ना। तो ओपेक कंट्रीज क्या है? इज अ परमानेंट, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 के बाद बनती है। इसके अंदर कौन है आप लोगों का? ईरान, इराक, सऊदी, कुवैत और वेनेजुएला, ये मिलकर इसको शुरू करते हैं। ठीक है ना। ये आ गया ओपेक का फॉर्मेशन। लेकिन ओपेक प्लस आप लोगों का बनता है 2016 में।
ठीक है, 10 और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो ओपेक वालियों के अलावा। तो ओपेक के मेंबर्स क्या हैं, ये बदलते रहते हैं, किसी मेंबर को सस्पेंड कर देते हैं। दूसरा चीज देखो, मैक्सिमम मेंबर कहाँ के है, जहां पे आए दिन कुछ ना कुछ खेल मचा रहता है। नाइजीरिया, लीबिया, कोंगो, गिनी, आपको नहीं पता किस दिन कहाँ से कौन से देश से सरकार गायब होके मिलिट्री रूल आ जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके जो मेंबरशिप है वो लगभग कभी सस्पेंड कर दिया, कभी कोई कुछ कर दिया, ये सब होता रहता है। नॉन ओपेक मेंबर्स में ही देखो, ब्रूनेई, सूडान, रशिया, मेक्सिको। तो रशिया इज इंपॉर्टेंट, सो इफ यू हैव टू रिमेंबर समथिंग, प्लीज रिमेंबर कि कौन इसके मेंबर्स हैं। नाउ सी, इंपॉर्टेंट विल बी रशिया, जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वो ओपेक का मेंबर आप सोचोगे नहीं है, लेकिन वो है। दूसरा, यू माइट कंफ्यूज कि बहरीन जो है, बहरीन ओपेक का ही मेंबर होना चाहिए, बिकॉज बहरीन वहीं लोकेटेड है, जीसीसी के उसमें हमने किया था। बट बहरीन और ओमन, ये देखो, ये दोनों नॉन ओपेक के मेंबर्स हैं। फाइन। अब ओपेक के हेडक्वार्टर का है वियना, ऑस्ट्रिया में। सी, ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, बट डिस्पाइट दैट इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वियना में। फाइन। उसके बाद है AIIB, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो ऑलरेडी जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट होना बहुत डिफिकल्ट है। IR में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है AIIB का बीजिंग में। तो इसको आप डिफरेंस करोगे इसका आप ADB के साथ, जिसके की हेडक्वार्टर का है आप लोगों के फिलीपींस में। ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का चाइना में। सो AII, दिस इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, दिस वाज इन 1967 के आसपास ये बनता है। ये आप लोगों को बहुत अभी बने 2016 में, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। अब ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेंगे भाई, एशिया में, लेकिन बियॉन्ड भी, एशिया के बियॉन्ड भी फाइनेंस करेंगे किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को। 110 मेंबर्स हैं, 96 आर फुल एंड 14 आर प्रोस्पेक्टिव मेंबर। इंडिया इज अ फुल टाइम मेंबर। 2018 में क्या हुआ था, इट वाज ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस एट UNGA। तो आप लोगों को ये चीजें भी याद करनी पड़ेंगी, विच हैव बीन समवट इम्पोर्टेंट। जैसे कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको क्या मिला हुआ है, UNGA में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। फाइन। ऐसे ही AIIB को क्या मिला हुआ है, इकोसॉक में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इकोसॉक हम लोगों ने अभी देखा था कि वो 6 ऑर्गन्स वाली चीज है, जो प्राइमरी 6 ऑर्गन्स है आप लोगों के यूनाइटेड नेशन का, एक उसमें से ये भी है। और इसको क्या है, वहां पे भी इसको परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है UNG में। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी थॉट कि एक वीडियो में हम 3 कवर कर देंगे, बट आई थिंक हमें एक एक करके ही चलना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज अरब लीग। अरब लीग वर्ल्ड का समिट कहाँ होता है, बहरीन में हुआ, नॉट इम्पोर्टेंट। अरब लीग के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कायरो, इजिप्ट। सी, प्लीज रिमेंबर, ये अरब लीग जो है, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1945। ठीक है, अंडर द अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्टेक्स्ट में स्टैब्लिश होती है। अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें, दैट सऊदी बिकम्स द नेचुरल लीडर टू अस, कि हम लोग अरब वर्ल्ड देख लें या पूरा गल्फ वाला एरिया देख लें, तो सऊदी बनता है। ठीक है, तो इसके लिए जो लीडर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे GCC, उनके हेडक्वार्टर्स अगर आप देखो सऊदी में है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके हेडक्वार्टर भी सऊदी में है। तो बाद वाली ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पहले क्या था, इजिप्ट वॉज द मेन प्लेयर हियर। ठीक है, तो इसकी वजह से अब ये क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के सभी अरब स्टेट्स के लिए। इसमें लगभग 22 मेंबर्स हैं, इंडिया इसके अंदर ऑब्जर्वर है। अब ये बना कब है, 1945, इजिप्ट। इससे ज्यादा हम इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, प्लीज share and subscribe, and also do comment anything that you want us to do.